डोंग्यू के टेस्ट पेपर देख रही है और सोच रही है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जरूर फेल हो जाओगे। फिर वो डोंग्यू को देखती है और बोलती है, उसके एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा है कि वो कितना ज्यादा दुखी है और डिमोटिवेटेड है। मुझे उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ करना होगा। फिर वो सीधे जाके डोंग्यू को हग कर लेती है और बोलती है, मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा क्योंकि तुमने पूरे साल इसके लिए तैयारी किया था, पर तुम टेंशन मत लो, तुमने बहुत अच्छा किया है। डोंग्यू उसे दूर करते हुए बोलता है, बस करो अब। डोंगुआ कहती है, मैं तो बस तुम्हें मोटिवेट कर रही थी। डोंग्यू बोलता है, मोटिवेट? मेरे बस 2 ही आंसर गलत हैं और सब सही हैं। डोंगुआ पेपर दिखाते हुए बोलती है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हारे 2 ही आंसर गलत है तो ये सब क्या है? तुमने हर एक क्वेश्चन में क्रश क्यों किया है सर्कल करके? उसमें भी तुम जब घर आए तो तुम बहुत ज्यादा दुखी थे और थके हुए थे। मेरे सामने ठीक होने का नाटक मत करो। डोंग्यू बोलता है, मैंने थोड़ा सा गलत समझ लिया था, ये टाइप बी टेस्ट पेपर है जिसको एज अ टाइप ए दिखाया गया था और मैंने इसे टाइप ए का पेपर समझ लिया और वैसे ही टेस्ट दिया, पर भी मैं पास हो गया। डोंगुआ इस बात को सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, तो तुम सच में पास हो? सच में तुम पास हो? बस तुमने 2 ही क्वेश्चन गलत किए हैं। डोंग्यू बोलता है, हाँ। इस बात को सुन के डोंगुआ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोफे में लेटती हुई बोलती है, अब इसके बारे में चिंता लेने की बात ही नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। डोंग्यू स्टाइल मारते हुए बोलता है, मेरे जैसा हैंडसम, स्मार्ट और स्पोर्ट में भी अच्छा, हर एक बात में परफेक्ट ओपा के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। डोंगुआ अजीब सी उसे देखती हुई बोलती है, मैं इतना ज्यादा खुश तुम्हारे पास होने से नहीं हूँ, मैं इसीलिए खुश हूँ क्योंकि आज हम चिकन खाएंगे। डोंग्यू बोलता है, चिकन के लिए थैंक यू, लेकिन आज मैं चिकन नहीं खा सकता। डोंगुआ पूछती है, क्यों नहीं खा सकते? बाहर खा के आए हो क्या? डोंग्यू बोलता है, आखिरी मैच जल्दी ही होने वाला है, इसीलिए मुझे अपने डाइट पे ध्यान देना होगा। डोंगुआ बोलती है, ऐसा करो तुम आज चिकन खा लो, कल से डाइट रख लेना, किसी को क्या ही पता चलेगा। डोंग्यू बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आज मैंने बहुत सारी चीजें खा ली है। डोंगुआ निराश होती हुई बोलती है, तो तुम बस वो घास पाती खाओगे। डोंग्यू बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्रिस्पी चिकन, पिज्जा, वो भी बहुत सारे चीज के साथ, बर्गर, इंस्टेंट नूडल भी सलाद के आगे कुछ भी नहीं है। डोंगुआ बोलती है, ठीक है, तुम्हारा कंपटीशन खत्म होने तक मैं तुम्हें ये सब खाने के लिए नहीं कहूंगी। और हाँ, क्या तुम लाइव स्ट्रीम में भी कहने वाले हो कि तुमने अपना एग्जाम पास कर लिया है? डोंग्यू बोलता है, अभी नहीं, मैं स्ट्रीम में तभी बताऊंगा जब ऑफिशियली रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। डोंगुआ पूछती है, फिर जिम फैमिली का क्या, उन्हें बताना है या नहीं? डोंग्यू बोलता है, बेशक मैं उन्हें बताऊंगा। डोंगुआ पूछती है, क्या मैं उन्हें बता सकती हूँ? मैं इसके बारे में सभी को बताना चाहती हूँ। डोंग्यू बोलता है, अगर तुम्हें बताना है तो बताओ, तुम्हें जो ठीक लगता है वही करो। जिसके बाद डोंगुआ इंस्ट्रक्टर को कॉल करके बोलती है कि ओपा एग्जाम लेके घर वापस आ चुका है, उसने एग्जाम में बस 2 ही क्वेश्चन गलत किए हैं, ये कितनी अच्छी बात है ना? डोंग्यू अपने कमरे के अंदर से उसे देखते हुए सोचता है, मैंने डोंगुआ को इतना ज्यादा खुश पहली बार देखा है, उसे इतना खुश देख के मुझे भी खुशी हो रही है। फिर वो फैमिली फोटो देखते हुए कहता है, डोंग्यू तुम्हें भी खुशी हो रहा होगा है ना? फिर वो चेयर में बैठता है, तभी वो सुनता है कि डोंगुआ कॉल में कहती है, उसने पहले टेस्ट को गलत समझ लिया था इसीलिए वो दुखी था, लेकिन उसे जब पता चला कि वो पास है तब से वो खुशी है। डोंग्यू सोचता है, वो मेरा मजाक क्यों उड़ा रही है, सच में वो मेरी ही बहन है ना? फिर वो कंप्यूटर में वही अपने टेस्ट का जवाब और रिजल्ट कब आएगा वो नोटिस देखने लग जाता है। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोंग्यू का बॉक्सिंग मैच चल रहा था। उसका ओपोनेंट उस पे कंटिन्यू हमला कर रहा है। डोंग्यू बस डिफेंस करके काउंटर अटैक करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। तभी उसका ओपोनेंट सीधा डोंग्यू के मुंह पे पंच मारता है, जिसे डोंग्यू डॉज करते हुए वापस उसके मुंह पे सीधा किक मारता है, जिससे उसका ओपोनेंट वही नॉकआउट हो जाता है और इस मैच को भी डोंग्यू नॉकआउट से ही जीत लेता है। जिसके बाद सभी ऑडियंस डोंग्यू के लिए चीयर करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, डोंग्यू तुम बेस्ट हो, तुमने एक और मैच सीधे नॉकआउट से जीत लिया। जहाँ एज अ ऑडियंस ह्यूगवाई टीवी भी वहीं बैठा हुआ होता है और डोंग्यू के लिए चीयर कर रहा था, जो चीयर करते हुए बोलता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं डोंग्यू का मैच अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, वो शुरू से लेकर सेमीफाइनल तक नॉकआउट से ही जीता है, ये कितना ज्यादा औसम है। तभी उसके साइड में बैठे हुए लोग बोलते हैं, फाइनल 2 घंटे बाद ही शुरू होने वाला है, दूसरे अपोनेंट अच्छे से आराम करने के बाद फिर से लड़ने के लिए वापस आने वाले हैं। ह्यूगवाई टीवी बोलता है, अच्छे से आराम करने के बाद मतलब क्या? वो बोलता है, दूसरे प्लेयर ने भी कुछ दिन पहले ही सेमीफाइनल खेला है, मैंने ये भी सुना है कि इस कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर मार्शल आर्ट्स का डाई हार्ड फैन है और बहुत ज्यादा अमीर भी है। सीधी बात करें तो मैनेजमेंट थोड़ा सा अजीब है और बहुत सारी अजीब चीजें भी हो रही है, जैसे कि ये एक नया कंपटीशन है लेकिन इसका टिकट मिलना इतना मुश्किल क्यों है पता नहीं। तभी डोंग्यू रिंग से बाहर आ जाता, जिसे देख के वहाँ के लोग और भी जोर जोर से चीयर करने लग जाते हैं। ह्यूगवाई टीवी तो अलग ही जोश में होता है, जोर जोर से कहने लग जाता है, मैं तुम्हें लास्ट तक सपोर्ट करूंगा और आई लव यू डोंग्यू। डोंग्यू उन्हें देखता है और सबको हाथ उठा के हेलो बोलता
बोलता है। फिर सोचता है पहले से बहुत ज्यादा लोग मुझे सपोर्ट करने आए हुए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अजीब भी है। इन लोगों को पता कैसे चला कि आज मेरा मैच है? मैंने तो अनाउंस भी नहीं किया था। पीछे से इंस्ट्रक्टर बोलते हैं डोंग्यू ने ड्यूक भाई को मैच का टिकट दिया है। डोंग्यू बोलता आप भी यहाँ इंस्ट्रक्टर? इंस्ट्रक्टर बोलता है बिल्कुल, ऐसे समय में इंस्ट्रक्टर को तो यहाँ होना ही चाहिए ना, तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। तभी डोंग्यू देखता है डोंग्यून और ह्यूनचुल भी बैनर को पकड़ के उसे चेयर कर रहे थे, जिस बैनर में लिखा है पाकुन जिम द्वारा बनाया गया एक ह्यूमन वेपन किम डोंग्यू फाइटर है। डोंग्यू सोचता है ह्यूमन वेपन, आज ये ऐसे ऐसे शब्द लेकर क्यों आए हैं। फिर वो उनके ही साइड में देखता है डोंगा भी बैनर लेके खड़ी हुई है, जिसमें लिखा है पाकुन जिम द्वारा बनाया गया बेस्ट एथलीट। डोंग्यू सोचता है डोंगा तुम भी यहाँ आई हुई हो। तभी डोंगा दौड़ के उसके पास आती हुई कहती है ओपा तुम सच में बहुत ज्यादा कूल हो। डोंग्यू पूछता है तुम यहाँ अजीब सा बैनर लेके क्यों आई हो। डोंगा बोलती है अच्छी छोटी बहन होने की वजह से मुझे तो आना ही था, इसमें भी अभी तो मेरा भाई का सेमीफाइनल और फाइनल का मैच है, तो मैं कैसे नहीं आती। फिर वो उसे पिंच करने लग जाती है। डोंग्यू बोलता है ये पिंच मुझ पे काम नहीं करता। डोंगा बोलती है तुम्हारी ये अच्छी बहन अपने दोस्त को भी साथ लेके आई है, जिसका नाम है जी। फिर जी आगे से आती हुई बोलती है हेलो डोंग्यू, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। डोंग्यू सोचने लग जाता है कि क्या ये किम डोंग्यू को तब से जानती है जब वो जिंदा था, क्या इसका उसके साथ कोई रिश्ता था। तभी डोंगा उसे जोर से पॉन्च मारते हुई कहती है तुमने अभी तक उसे हेलो भी नहीं कहा है और तुम उसे ऐसे क्यों घूर रहे हो। डोंग्यू पेट को पकड़ते हुए बोलता है मैं तो बस ये देख के चौंक गया था कि तुम्हारा भी कोई दोस्त है। मैंने सोचा था कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि तुम हर दिन सोफे पर लेटी रहती थी और अपने पेट खुजलाती रहती थी। खैर मुझे खुशी है कि तुम्हारा भी कोई दोस्त है। जी डोंगा को पकड़ते हुई बोलती है इसके बहुत सारे दोस्त हैं। डोंगा बोलती है तुम्हें पता नहीं हो पा, क्योंकि तुम बस अपने कमरे में ही रहते थे और अपनी छोटी बहन पर कभी ध्यान भी नहीं देते थे। ये सब सोच के मुझे गुस्सा आता है। डोंग्यू बोलता है बात तो सही है। फिर वो डोंगुआ को साइड हटाते हुए बोलता है अब मुझे याद आया, तुम तो मिडिल स्कूल से ही डोंगुआ की दोस्त थी ना, तुम अक्सर मेरे घर भी आती थी और मुझे कई बार हेलो भी कहती थी, है ना। जी बोलती है हाँ ये तो सही है, लेकिन ये बस वन साइडेड ग्रेटिंग ही था, तुम तो मुझे हमेशा इग्नोर ही किया करते थे, क्या तुम्हें याद है। डोंग्यू बोलता है उसके लिए सॉरी, उस टाइम में उतना बाहर नहीं निकलता था और किसी को जवाब भी नहीं देता था। जी बोलती है ठीक है। डोंगो बोलती है जी तुम्हें मेरे भाई पे ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से तुम फेमस हो सकती हो। डोंग्यू बोलता है गर्ल ग्रुप मतलब क्या तुम एक्टर हो। डोंगो बोलती है नहीं वो एक्टर नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। जी हंसती हुई बोलती है डोंग्यू तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। डोंग्यू बोलता है मैं तो जन्म ही बदलने के लिए हूँ, मुझे तो बदलना ही था। फिर वो सोचता है मेरा तो आत्मा भी पूरी तरह से बदल गया है, तो शरीर क्या चीज है। जी निराश होती हुई बोलती है मुझे माफ करना, मेरा तुम्हें निराश करने का इरादा नहीं था। तभी डोंगुआ बोलती है उपा ने तो वैसे ही कह दिया, उपा निराश नहीं हुआ है, इसे भूल जाओ, चलो स्नैक्स खरीद लेते हैं फाइनल मैच देखते हुए खाने के लिए। डोंग्यू उन्हें देखते हुए सोचता है लगता है जी को कोई गलत फैमिली हुई है, मुझे कोई दुख नहीं हुआ है, मैं तो बस सीरियस होके सोच रहा था, छोड़ो समझाने की जरूरत नहीं है। पाकुन पीछे से उसे बोलता है तुम्हें मुझे ये तो बताना चाहिए था कि तुम इस तरह से डेटिंग करने की कोशिश करोगे, तुम्हारी बहन के दोस्त के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है। डोंग्यू सोचता है चेयरमैन जो युनगुक ऐसा व्यक्ति है जो अपने ओपोनेंट को हराने के लिए बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए अभी डेटिंग पर ध्यान देने का समय नहीं है, भले ही वो जी ही क्यों ना हो। अगर मैंने किसी को भी डेट किया तो उसका इस्तेमाल मुझे हराने के लिए कर सकता है। इंस्ट्रक्टर पाकुन बोलते हैं तुम क्या सोच रहे हो, थोड़ा दयालु बनो और लड़कियों को कुछ कारण दो तुम्हें पसंद करने के लिए। डोंग्यू बोलता है दयालु बनो, दयालु बनने के बाद इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। पाकुन बोलते हैं तुम इसका इस्तेमाल किसी शो में होते टाइम कर सकते हो, फीमेल फैंस के नंबर बढ़ाने के लिए। तुम जितना ज्यादा फेमस होगे उतने ही ज्यादा जिम में कस्टमर आएंगे, क्या हम इसी तरह फेमस नहीं होते क्या। डोंग्यू बोलता है बात तो सही है। पाकुन बोलते हैं खैर ये बात यही खत्म करते हैं, अगली बार अपने होश संभालना, अच्छे से बात करना और आने वाले मैच के लिए और भी ज्यादा सावधान रहना। जो लड़का अब तुमसे लड़ने वाला है वो बहुत ही ज्यादा गंदे जिम में ट्रेनिंग करता है, वो जीतने के लिए डर्टी ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकता है, मैं जीतने के लिए सब कुछ करूंगा, इसीलिए यहाँ वहाँ मत उलझो, सिर्फ मैच में ध्यान दो। डोंग्यू पूछता है क्या आपने किसी से शर्त लगाया है। पाकुन बोलते हैं तुमने सही सोचा, मैंने शर्त लगाया है। डोंग्यू सोचने लग जाता है सभी गेम में हार या जीत में शर्त तो लगाते ही हैं, चाहे वो ऑफिशियली हो या अनऑफिशियली। इंस्ट्रक्टर ने कहा ये डट्टी है तो ये शर्त अनऑफिशियली लग रहा होगा, ये ऐसे लोग हैं जो पानी के नीचे से लेयर बनाते हैं और पानी के ऊपर की चीजों को निगलने की कोशिश करते हैं, तो इन लोगों के बीच में कोई बड़ा सौदा तो हुआ होगा, चलो इसे कम बेट के साथ साइड लगाते हैं और उन्हें हराते हैं। फिर वो पूछता है अगले मैच के लिए हमें क्या करना चाहिए। पाकुन सोचते हुए बोलते हैं
मुझे नहीं पता क्या करना है, पर मुझे ये पता है तुम जैसे भी जीतने वाले हो, वो भी नॉकआउट से ही। डोंग्यू सोचते हुए बोलता है मुझे लगता है मेरा जीतने का चांस थोड़ा कम है। पाकुन बोलते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? डोंग्यू बोलता है आपने ही तो कहा था ना वो डर्टी ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए। फिर वो मैच के लिए रिंग की तरफ जाने लग जाता है। पीछे से पाकुन बोलते हैं जो भी एमेच्योर गेम में पार्टिसिपेट करता है सभी ऐसे ही होते हैं, इसीलिए निराश मत हो और इसे धमाकेदार तरीके से खत्म करो। डोंग्यू तभी तो ठीक है बोलता है, लेकिन वो सोचने लग जाता है कि पता नहीं क्यों मैं अपने आप को निराश महसूस करने से नहीं रोक पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये मैच नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन अब क्या होगा और वो जीतने के लिए कैसे कैसे ट्रिक इस्तेमाल करेगा, ये सोच के मुझे मजा भी आ रहा है। इसी के साथ दोनों कंटेस्टेंट रिंग में आ चुके हैं, जहाँ डोंग्यू रिंग में चुपचाप खड़ा हुआ है, लेकिन उसका अपोनेंट कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, जिसे देख के डोंग्यू सोचता है इसने अपना नाम पाक मुंसू बताया था, ये एक जगह पे नहीं रुक रहा, लगातार मूव कर रहा है। क्या ये सप्रेसिंग दी मूवमेंट कर रहा है या मैच शुरू होने से आगे वार्म अप कर रहा है? लगता है ये कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। तभी रेफरी उन्हें बताता है कि मैच टोटल 3 राउंड का होगा, पर राउंड 5 मिनट का होगा और कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। फिर वो मैच शुरू कर देता है। पाक मुंसू सोचता है वो लोग कह रहे थे डोंग्यू सभी मैच नॉकआउट से जीतकर फाइनल तक पहुंचा है, और उन्होंने ये भी कहा था कि डोंग्यू लंबे समय से किक बॉक्सिंग भी कर रहा है, इसीलिए मुझे उसके पैर पर भी ध्यान रखना होगा, ये मजेदार होने वाला है। बोल के वो डोंग्यू को पूछता है पहले क्या तुड़वाना चाहते हो? फिर वो सीधे डोंग्यू के चेहरे पे पंच मारता है, जिसे डोंग्यू डच करते हुए सोचता है ये घमंडी तो है ही, लेकिन इसका पंच भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। फिर मोन्सू उसे किक मारता है, लेकिन डोंग्यू इसे भी जैसे तैसे डच कर लेता है, जिसे देखते हुए मोन्सू बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर ऐसा है तो और भी ज्यादा डरो, देखते हैं तुम कब तक बच पाओगे। फिर डोंग्यू भी उसे पंच मारते हुए सोचता है ये बंदा बस चीट करके ही फाइनल तक नहीं पहुंचा है, जहां डोंग्यू का पंच सीधे जाके उसके पेट में परफेक्टली लैंड हो जाता है, लेकिन मोन्सू अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। वो डोंग्यू की तरफ देखते हुए हंस रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि इस पंच का तो उस पे कुछ असर ही नहीं हुआ है, जिसे देख के डोंग्यू चौंक जाता है। मोन्सू सोचता है जब इसने मुझ पे हमला किया तभी मैंने अपना बॉडी थोड़ा सा पीछे ले लिया, जिसकी वजह से मुझे इस पंच से कुछ भी नहीं हुआ। फिर मोन्सू काउंटर अटैक करते हुए डोंग्यू के मुंह पे जोर से पंच मारता है, जिस पंच को डोंग्यू इस बार डॉज नहीं कर पाता है और दूर जाके गिर जाता है। डोंग्यू गुस्से में अपने आप से कहने लग जाता है उठ जाओ योनसुक, उठ जाओ, अगर तुम इसे भी नहीं हरा सकते तो क्या कर सकते हो? तभी मोन्सू एक सेकंड भी लेट नहीं करते हुए डोंग्यू के आंखों पर उंगली से हमला कर देता है, जिस हमले से डोंग्यू बच तो जाता है, लेकिन अभी भी उसको चोट तो लगी जाती है। डोंग्यू सोचता है मुझे लगा ही था ये जीतने के लिए चिप ट्रिक भी इस्तेमाल करेगा, ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी आंख बचा ली, ये शुरुआत से ही डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने वाला था। पाक मुंसू बोलता है मेरा फिस्ट बहुत ज्यादा तेज था, है ना? डोंग्यू बोलता है तुम्हारा फिस्ट बिल्कुल बिल्ली की पंजों जैसी थी। फिर डोंग्यू रेफरी की तरफ देखते हुए सोचता है रेफरी ये सब नहीं देखने का नाटक कर रहा है या सच में उसने कुछ नहीं देखा? तभी मोन्सू उसे पंच मारते हुए बोलता है अपना ध्यान मत भटकाओ। डोंग्यू उस पंच को डच कर लेता है और काउंटर अटैक करने ही वाला होता है, तभी वो देखता है उसका ब्लड आ रहा है, जिसे उसका ध्यान भटक जाता है। तभी मोन्सू सीधे उसके फेस में पंच मारता है, जिसे डोंग्यू दूर जाके गिरता है। फिर मोन्सू उसके ऊपर चढ़ के कंटिन्यू उसे पंच मारते हुए बोलता है अब हंसना कमीने, फिर से हंसना, मैंने कहा कि हंस, तुझे मैं इतना मारूंगा कि तू बाहर अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाएगा। जिसे देख के बाहर डोंगा बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, बोलती है मैनेजर मैं ये सब नहीं देख सकता। मैनेजर पाकुन बोलते हैं तुम्हारा ओपा को हराना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। डोंग्यू काउंटर अटैक करते हुए उसके बैक में जोर से नी से मारता है और उसके गले को पकड़ के नीचे दबा देता है और उसे लॉक में जकड़ लेता है। रेफरी 4 3 2 1 काउंट स्टार्ट करता है, लेकिन डोंग्यू उसे छोड़ देता है। मुंसू गले को पकड़ते हुए गुस्से में बोलता है तू कमीने, मैं तुझे इतना मारूंगा कि तुझे मुझे जाने देने का पछतावा होगा। डोंग्यू बोलता है हम यहाँ तक आ गए हैं तो हमें हर मैच नॉकआउट से ही खत्म करने की कोशिश करना चाहिए, क्यों? मुंसू जोर से चिल्लाते हुए उसकी तरफ आने लगता है। तभी डोंग्यू सोचता है जब वो जिम में था और जिम करके पानी पी रहा था तब मैनेजर पाकुन उसके पास आते हैं और बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा अच्छे होते जा रहे हो, अब तुम स्ट्रोंग होने से बहुत दूर नहीं हो। डोंग्यू बोलता है हाँ। मैनेजर उन बोलते हैं तुम जल्दी ही उत्साहित हो जाते हो, जब तुम कुछ नया सीखते हो तो ये मजेदार होता है ना। अब मुझे समझ में आया, मैं भी जब तुम्हारे उम्र का था तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन बात ये जब लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं तब वो अपने सोचने की क्षमता खो देते हैं और लापरवाह हो जाते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो शांति से लड़ना, अगर लड़ाई में बहुत ज्यादा मुश्किल हो तो ओपोनेंट को अपना कंट्रोल खोने में मजबूर कर देना, जो डोंग्यू ने अभी मुंसू के साथ किया होता है। इससे पहले कि मुंसू का पंच उसे लगे डोंग्यू उसके फेस में पूरी ताकत
ताकत से पंच मारता है, जिसकी वजह से मुंचू वहीं नॉकआउट हो जाता है। दूसरी तरफ फैंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ड्यूक टीवी किम डोंग्यू को जीतते देख के रोने लग जाता है। डोंगवा और उसकी दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश होती है। डोंग्यू ये मैच भी नॉकआउट से जीत लेता है और ये मैच यही खत्म होता है। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ड्यूक बाई टीवी लाइव स्ट्रीम करते हुए पाक उनके जिम में आया हुआ है। वो अपने ऑडियंस को बोलता है, गाइस तुम लोगों को पता है मैं आज कहाँ आया हुआ हूँ। मैं जब इस जगह के बारे में तुम लोगों को बताऊंगा और इस जगह को तुम्हें दिखाऊंगा तब गारंटी है कि तुम खुश हो जाओगे। फिर वो जिम को दिखाते हुए बोलता है, ये वही जिम है जहाँ डोंग्यू ट्रेनिंग करता है। फाइनली आज हम डोंग्यू से मिल पाएंगे। तभी अंडर स्पेस बार कमेंट करता है, क्या आज डोंग्यू का फेस रिवील भी होगा? ड्यूक बाई टीवी दरवाजा खोलते हुए बोलता है, चलो जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं। फिर वो दरवाजा खोलता है और अंदर देखते हुए बोलता है, मैंने तो इस जगह को बस वीडियो में ही देखा था, सामने देख के तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो अपने ऑडियंस को भी जिम दिखाता है। तभी पाकुन वहाँ आके उसे वेलकम करते हुए बोलते हैं, मैं इस जिम का डायरेक्टर पाकुन। ड्यूक बाई टीवी बोलता है, डायरेक्टर मुझे यहाँ पहले लाइव स्ट्रीम करने की परमिशन देने के लिए थैंक यू। डायरेक्टर हंसते हुए बोलते हैं, ये तो मैंने डोंग्यू के लिए दिया है, इसे छोड़ो इस तरफ आओ। ड्यूक बाई बोलता है, जिम सच में बहुत साफ है, मैं एक्सरसाइज शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। पाकुन हंसते हुए बोलते हैं, वहाँ 5 अलग अलग ट्रेनिंग रूम है जिसमें 5 एक्सीलेंट कोचेज ट्रेनिंग देते हैं और तुम्हें नए नए स्किल सिखाते हैं और वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की जगह है। और यहाँ एक रिंग है जहाँ मेंबर कोच के गाइडेंस के अंडर आके एक दूसरे से लड़ सकते हैं। फिर डायरेक्टर गेस्ट रूम में नॉक करते हुए बोलते हैं, गेस्ट यहाँ आ गया है इसीलिए जल्दी से बाहर आ जाओ। डोंग्यू मास्क लगाकर बाहर आ जाता है। ड्यूक भाई बोलता है, मैं तुम्हें बहुत समय से मिलना चाहता था डोंग्यू। डोंग्यू बोलता है, मैं भी मिलना चाहता था तुमसे, अब तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। ड्यूक भाई मोबाइल में देखते हुए बोलता है, मैंने डोंग्यू का चैनल बहुत ज्यादा प्रोमोट किया है इसीलिए डोंग्यू मुझे थैंक यू बोल रहा है। तुम लोगों ने देखा ना मैं कैसा इंसान हूँ। फिर वो डायरेक्टर और डोंग्यू को बोलता है, तो क्या अब हम डिस्कशन शुरू करें? फिर वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर मुझे यहाँ धक्का दिया गया और मुझे चोट लग गई तो क्या होगा? डोंग्यू बोलता है, इसकी वजह से एथलीट को सही तरीके से गिरना सिखाया जाता है जिससे उन्हें चोट ना लगे। ड्यूक भाई बोलता है, मैंने ये मैच में भी देखा था और कंग्रेचुलेशन एमेच्योर कंपटीशन सेफली खत्म करने के लिए। डोंग्यू बोलता है, ड्यूक भाई और ऑडियंस का शुक्रिया जो उन लोगों ने मुझे इतना ज्यादा चेयर किया और मैं कंपटीशन को सेफली खत्म कर पाया। ऑडियंस पूछने लग जाते हैं, तुम कंपटीशन जीते या हार गए? कौन सी पोजीशन में आए हो तुम? ड्यूक भाई बोलता है, तुम अपने कंपटीशन के बारे में कुछ बताना चाहोगे? डोंग्यू बोलता है, मुझे अच्छा लगेगा अगर ड्यूक भाई इसके बारे में कुछ बताए तो। तभी कमेंट में ग्रेट डिजास्टर नेम का बंदा कमेंट करता है कि मुझे पता है तू लास्ट ही हुआ होगा, अब ये मत कहना कि तू हारा क्योंकि उन लोगों ने अपनी जांघों पर कुल्हाड़ी लगा रखी थी। मोटा, मुझे तुझ पे बहुत ज्यादा गर्व था, तू बस अपने भरम में जीने की कोशिश कर रहा है। ड्यूक भाई बोलता है, भरम क्या मतलब? ग्रेट डिजास्टर कमेंट करता है, हाँ कुछ वजन कम करने का दिखावा करने का भरम। तेरा तो वीडियो भी अच्छा नहीं है पर भी लोग तुझे सब्सक्राइब करते हैं, वैसे तू अपना मुंह क्यों छुपा रहा है जबकि बहुत लोगों को पता है तू कैसा दिखता है। दूसरे लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि ये ऐसा कैसे कह सकता है जबकि वो अपना बेस्ट कर रहा है, लगता है फेम मांग रहा है। ग्रेट डिजास्टर सोचता है इसके फॉलोअर्स। फिर वो कमेंट करता है, मैं तुम्हारा जैसा नहीं हूँ जो बस दूसरों को डिफेंड करता है और उनके इमेज क्लीन करता है। दूसरे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कमेंट करते हैं, इसमें बस बोलने का टैलेंट है, इससे और ज्यादा अटेंशन नहीं देते हैं। ग्रेट डिजास्टर कमेंट करता है, मुझे पता है डोंग्यू एक लूजर है जिसे मैं एक मुक्के में हरा सकता हूँ। तभी दूसरा बंदा कमेंट करता है, तुम कोशिश क्यों नहीं करते, जाके कोशिश कर लो। ग्रेट डिजास्टर कमेंट करता है, हो सकता है मुझे हाथ का भी इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा लगता है इसका चेहरा अच्छा नहीं है इसीलिए ये अपना चेहरा नहीं दिखा रहा, अगर इसका चेहरा देख लिया तो इसको कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेगा और सपोर्ट भी नहीं करेगा। डोंग्यू अपने मार्क्स निकालते हुए बोलता है, मैं कुछ टाइम बाद फेस रिवील करने वाला था लेकिन मैं अभी ड्यूक भाई के चैनल पे ही अपना फेस रिवील कर रहा हूँ। फिर वो अपना मार्क्स पूरी तरह से निकालते हुए बोलता है, मैं आप लोगों को और एक बार क्रिएट करता हूँ, हेलो मैं हूँ डोंग्यू। बहुत सारा कमेंट आने लग जाता है जैसे कि फाइनली फेस रिवील कर ही दिया, उसके फेस का जख्म उसके चाम को हार्म नहीं कर रहा, मतलब कि कम नहीं कर रहा। एक तो कमेंट करता है, ये एक लड़का है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अबे ये कैसा कमेंट है, लड़का ही तो होगा ना, इसको क्या लगा था लड़की है? इतना ही नहीं, ग्रेट डिजास्टर वाला बंदा भी उसका चेहरा देख के बोलता है, ये तो एक अच्छी लड़की जैसी थी, ये एक लड़का कैसे हो सकता है? डोंग्यू बोलता है, मैं तुम लोगों को गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों बताना चाहता हूँ। तभी कोई कमेंट करता है, ये मत कहना कि तुम शादी करने वाले हो, मैंने तो तुमसे शादी करने का भी सोच लिया, अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं रो दूंगी। ग्रेट डिजास्टर जूस खाते हुए बोलता है, इन लोगों को ऐसा चेहरा कैसे पसंद आ सकता है, ये लोग पागल है क्या? खैर पहाड़ में जाओ, वो कंपटीशन में तो लास्ट ही आया होगा। डोंग्यू बोलता है, पहला गुड न्यूज ये कि एमेच्योर फाइटिंग कंपटीशन में जीत गया। इस बात को सुन के ग्रेट डिजास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने जूस कैन को टेबल में जोर से मारते हुए
बोलता है ये कैसे हो सकता है, उसने वर्कआउट करना बस 3 महीने पहले ही शुरू किया है, वो कैसे जीत सकता है। डोंग्यू बोलता है आप लोग सही सुन रहे हो, मैं नेशनल एमेच्योर फाइटिंग कंपटीशन जीत चुका हूँ। ड्यूक भाई मेरे फाइनल मैच देखने भी आया था, उसने ये सब लाइव देखा है। ग्रेट डिजास्टर कमेंट करता है तुम ऐसा घटिया झूठ कैसे बोल सकते हो। ड्यूक भाई बोलता है हाँ मैं वही था जब डोंग्यू ने कंपटीशन जीता। अगर आप लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो इंटरनेट में सर्च करके देख सकते हो। इतना ही नहीं, डोंग्यू ने सभी मैच नॉकआउट से जीता है। इस बात को सुन के ग्रेट डिजास्टर वाला बंदा का सर घूमने लग जाता है। वो जल्दी जल्दी सर्च करता है, जहाँ वो देखता है इंटरनेट में लिखा है डोंग्यू ने सभी मैच नॉकआउट से जीता है। वो एक रेयर टैलेंट है और इस साल का अनबिलीवेबल विनर भी है जिसे पाकुन जिम ने बनाया है। एबीसीडी कमेंट करता है वो उसने सच में जीता है। लेट्स ईट नूडल कमेंट करता है उसे अपना वेट कम करने और कंपटीशन जीतने में बस 3 ही महीने कैसे लगे। ये सब देखते हुए ग्रेट डिजास्टर का हाथ कांप रहा था। वो बोलता है तुम चाहे कितना भी मेहनत क्यों ना कर लो लेकिन 3 महीने में ऐसा कैसे कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो 5 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं पर भी वो जीत नहीं पाए। ऐसा लगता है ये पहले से ही ट्रेनिंग करता था, बस इसने हमें ऐसा दिखाया कि ये 3 महीने से ट्रेनिंग कर रहा है। हाँ ऐसा ही होगा, जरूर ऐसा ही होगा, ये सब झूठ है। कुत्ते का बच्चे अब तो सब सच बता देना, सच क्यों नहीं बोल रहा। डोंगी बोलता है अब मैं आपको बैड न्यूज बताता हूँ, आप सबको शर्त के बारे में याद है ना जो आप लोगों ने मुझसे लगाया था। ड्यूक भाई हाथ उठाते हुए बोलता है मुझे पता है, शर्त ये था कि सबूत लाओ कि डोंग्यू पाकुन जिम के अलावा कहीं और जा रहा था। डोंग्यू बोलता है अगर आप कंपटीशन खत्म होने तक कोई भी सबूत नहीं ला पाए तो मैं शर्त जीत जाऊंगा, जिसके बाद आप लोग मुझे उकसाना और गाली देना बंद करेंगे। तो आप लोगों को अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, ये सब तुम्हें याद है ना ग्रेट डिजास्टर। अगर तुम्हें अब भी मुझे गाली देना है तो चलो आमने सामने आके बात करते हैं, तुम चाहो तो हम एक मैच भी कर सकते हैं। ग्रेट डिजास्टर खुश होते हुए कमेंट करता है चलो फिर पाकुन जिम में मिलते हैं, फेस टू फेस करेंगे। फिर वो बोलने लगता है उसने बस एक एमेच्योर कंपटीशन ही जीता है लेकिन वो बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है, कुछ देर और इंतजार कर, मैं तुझे तेरे फॉलोअर्स के सामने सबक सिखाऊंगा। दूसरे सीन में दिखाया जाता है ग्रेट डिजास्टर जिम में आ चुका है और दोनों रिंग में फाइट कर रहे हैं, जहाँ डोंग्यू मैच शुरू होते ही सीधे उसके चेहरे पे पंच मारता है और जल्दी से जाके उसके गर्दन को पकड़ के उसे लॉक में डाल देता है। ग्रेट डिजास्टर वहीं सरेंडर कर देता है और हार मान लेता है। ये मैच शुरू होते ही खत्म हो जाता है। डोंग्यू रिंग से बाहर जा ही रहा होता है तभी ग्रेट डिजास्टर बोलता है फिर से फाइट करते हैं, इस बार तुम्हारा लक अच्छा था इसीलिए तुमने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया। फिर वो सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक 3 महीने का नौसिखिया के खिलाफ कैसे हार सकता हूँ, मैं दूसरों की तरह इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता हूँ। जिसके बाद हमें रिंग के साइड में 2 बंदे दिखाई देते हैं। इन लोगों ने भी डोंग्यू के साथ लड़ाई किया था और हार गए थे, इसीलिए वो लोग हाथ में बोर्ड पकड़ के बैठे हुए थे जिसमें लिखा था मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, चलो एक दयालु इंसान बने। ग्रेट डिजास्टर अपना फ्लैशबैक सोचने लग जाता है, शायद मेरे फादर का कहना सही था, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता। जहाँ उसके फादर उसे बोल रहे होते हैं मिनसुक क्या तुम्हें इरेगुलर यूनिवर्सिटी में जाना है, जहाँ कबर्ड में उसके कुछ मेडल पड़े हुए होते हैं जो सेकंड पोजीशन के थे। मिनसुक सोचता है मेरे घर का सिचुएशन अच्छा नहीं है, इसमें भी मैं टैलेंटेड नहीं हूँ इसीलिए मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। उसके फादर बोलते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते इसीलिए सपना देखना छोड़ो और होश में आओ। क्या तुम अब भी चाहते हो कि हम तुम्हें और ज्यादा सपोर्ट करें, वैसे भी हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर लिया है और तुम्हें बहुत ज्यादा साथ दिया है पर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। मिनसुक सोचता है ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने अपॉर्चुनिटी को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, दूसरों ने सपोर्ट ना होने के बाद भी बहुत ज्यादा मेहनत किया और स्कॉलरशिप जीत लिया। अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे और ज्यादा मेहनत करना होगा। उसके डैड बोलते हैं ये सब के लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना, ये तुम्हारी गलती है कि तुम बहुत ज्यादा आलसी हो। वो सोचता है क्या मैं सच में मेहनत नहीं कर रहा था। फिर वो अपने सर को पकड़ के डोंग्यू को बोलता है तुम ये कर सकते हो तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता, मैंने भी बहुत ज्यादा मेहनत तो किया ही है ना, मैंने यहाँ जितने भी लोग हैं इन सबसे ज्यादा मेहनत किया है पर भी मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा। डोंग्यू उसे देखते हुए सोचता है तो तुम ऐसे ऐसे कमेंट करते थे क्योंकि तुम खुद ही डिसअपॉइंट और इनसिक्योर फील करते हो, मैं कुछ एडवाइस देके किसी दूसरे के जिंदगी में दखल देना नहीं चाहता। मिनसुक बोलता है मेरे पास कोई मौका ही नहीं था। डोंग्यू बोलता है अगर मैंने कुछ कहा भी तो तुम सुनने वाले नहीं हो, तुम बस शिकायत ही करते रहोगे। फिर डोंग्यू वहाँ से बाहर निकल जाता है। साइड में ही ड्यूक भाई लाइव स्ट्रीम में देखते हुए बोलता है सभी को उम्मीद थी कि इस बार भी डोंग्यू ही जीतेगा। फिर वो डोंग्यू को बोलता है ये मूड फ्रेश करने के लिए अच्छा मुकाबला था लेकिन एक इंसान तो लड़ने के लिए आया ही नहीं, जो थोड़ी सी दुख की बात है, और मैच भी कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गए। डोंग्यू उसके ऑडियंस को बोलता है मैच देखने के लिए शुक्रिया। कुछ बंदे कमेंट करते हैं डोंग्यू का चेहरा मैच के बाद भी कितना ज्यादा फ्रेश लग रहा है। एक लड़की कमेंट करती है मैं ऐसा बंदे का प्यार में कैसे पड़ सकती हूँ जिसे मैं बात भी नहीं कर सकती। डोंग्यू बोलता है दूसरी बार मैं कुछ ऐसा खबर लेके आऊंगा जो आप
आप लोगों को चौंका देगी। तभी पाकुन वहाँ आके ऑडियंस को हेलो बोलते हैं और डोंग्यू को बोलते हैं बाहर कोई कस्टमर आया हुआ है। डोंग्यू बोलता है कस्टमर कौन है वो? पाकुन बोलते हैं तुम जब वहाँ जाओगे तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। डोंग्यू वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद पाकुन बोलते हैं वो सच में एक बुरा कस्टमर है। फिर वो रिंग के अंदर जाते हुए बोलते हैं तो फिर चोई मिनचुक तुम्हारा क्या ख्याल है? ड्यूक भाई पूछता है इंस्ट्रक्टर पाकुन क्या ये कस्टमर डोंग्यू का कोई हेटर है क्या? पाकुन बोलते हैं चोई मिनचुक तुम्हारा और डोंग्यू के हेटर में क्या फर्क है? दोनों एक ही नहीं है क्या? मिनचुक बोलते हैं अगर आप यहाँ मुझे लेक्चर देने के लिए आए हो तो यहाँ से चले जाइए। पाकुन टाइगर पोज मारते हुए बोलता है ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन हम क्या पहली बार नहीं मिल रहे हैं? दूसरी तरफ डोंग्यू को दिखाता है जो कस्टमर से पूछता है तुम यहाँ के मुझसे मिलने के लिए आए हो क्या? कस्टमर बोलता है हाँ चलो मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, सीधे पॉइंट में आता हूँ। फिर वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और बिजनेस कार्ड निकाल के डोंग्यू को देते हुए बोलता है हमारे जिम में आ जाओ, तुम फाइनल में एथलीट पाक मुंशी से मिले थे है ना, जिसको तुमने हराया था, तो उसकी जगह हम तुम्हें देना चाहते हैं। डोंग्यू बोलता है मुझे नहीं आना, ऑफर के लिए थैंक यू। वो सोचता है ये लोग इलीगल गैम्बलिंग खेल रहे थे, इसीलिए मुझे यकीन है कि ये लोग मुझे कचरा जैसे ट्रीट करेंगे। जब मैं यूनचुक था तो मेरे साथ ऐसा बहुत हो चुका है और वही का भी था। फिर वो बोलता है मैं दोबारा बुरे लोगों के साथ काम नहीं करूंगा। कस्टमर बोलते हैं अगर तुम अपना एथलीट करियर जारी रखना चाहते हो तो तुम अपना मुंह संभालो और सोच के बोलो। डोंग्यू बोलता है ऐसी बात है तो सोच के बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे अपना एथलीट करियर जारी रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी एथलीट बनने के अलावा भी और भी बेहतर काम है जो मैं कर सकता हूँ। क्या ये सही नहीं है कि जो मैंने शुरू किया था उसे खत्म कर दिया जाए? कस्टमर बोलता है ऐसे अपनी स्किल को बर्बाद मत करो, मैं 2 बार हारना नहीं चाहता। फिर वो अपना बिजनेस कार्ड डोंग्यू को देते हुए बोलता है अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो सोचता है ये बुरा हो रहा है, अभी तो मुझे चेयरमैन के एक भतीजे से भी निपटना है, इसमें ये दूसरा प्रॉब्लम कहाँ से आ गया? तभी उसको एक कॉल आता है जिसे उठा के वो बोलता है हेलो। वहाँ से कोई बोलता है वो इंसान मैंने उसको ढूंढ लिया है। इतने में ही उस इंसान के पास एक वैन आती है जिसमें उसे जबरदस्ती डालते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। कुछ टाइम बाद उसे होश आने लगता है। वो सोचता है मेरे साथ अभी क्या हुआ था मुझे अच्छे से पता है, मैं कल के बेड के लिए पैसा उधार लेने जा रहा था लेकिन किसी ने आके मुझे जबरदस्ती वैन में डाल लिया। पर ये क्या हुआ और मेरा शरीर हिल क्यों नहीं रहा, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, ये सब क्या हो रहा है? तभी हमें दिखाया जाता है उसके पूरे शरीर को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया है और उसके मुंह पे और आंखों पे पट्टी बांध दिया है। वो मुंह में पट्टी होने के बाद भी जैसे तैसे चिल्लाने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, लेकिन वो जोर से चिल्ला नहीं पा रहा था। तभी उसके पास खड़ा हुआ एक बंदा बोलता है ह्यूंग, ऐसा लगता है ये उड़ गया है। इस आवाज को सुनते ही वो बोलता है प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। ह्यूंग बोलता है अच्छा ऐसा क्या? शियो योंगडो तुझे लगता है सारे पैसे जुए में खर्च करना मजेदार है ना, तुझे पैसे सोच समझ के खर्च करना चाहिए। दूसरा बंदा बोलता है ह्यूंग इसने अभी तक अपना आधा कर्ज भी नहीं चुकाया है, इसके परिवार के बारे में क्या ख्याल है? शियो योंगडो परिवार का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाता है और मुंह बंद होने के बाद भी जितना जोर से हो सके उतनी जोर से बोलता है नहीं मेरे परिवार को छूना भी मत। ह्यूंग बोलता है इसकी वाइफ और एक बेटी है ना, जो अच्छी बात है, ऐसा करो दूसरे लोगों से ये काम करने के लिए कहो और कहना सावधानी से सब काम करे। वो लड़का बोलता है क्यों? इसकी बेटी अब 20 साल की है। ह्यूंग बोलता है ऐसा है तो उसे जापान भेज दो और उसका अच्छे से इस्तेमाल करो। शियो योंगडो रोते हुए चिल्लाने की कोशिश कर रहा है। ह्यूंग उसे बोलता है अब पता चला तुम्हें जुआ कितना ज्यादा डरावना हो सकता है, ये तुम्हारे फैमिली को भी बेच सकता है। वो लड़का बोलता है क्या हम इसे ऐसे यहाँ छोड़ देंगे? ह्यूंग बोलता है तुम क्या इस फील्ड में नए हो, जंगली जानवर इसे देख लेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो खुद को ही कहने लग जाता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसमें बस मेरा ही गलती है, मेरी पत्नी और मेरी प्यारी बेटी, काश मैं उन्हें पहले ही मना कर देता, काश मुझे पहले ही ये एहसास हो गया होता कि मेरे लिए जुए में जीतना और उनके पैसे वापस चुकाना असंभव है। नहीं नहीं, काश मैंने कभी जुआ खेला ही नहीं होता। तुम जो कोई भी हो प्लीज प्लीज मेरे परिवार को कुछ मत करो और उन्हें बचा लो। दूसरी तरफ हमें दिखाता है वो दोनों थोड़ी ही दूर लाइट हाउस से उसे देख रहे होते हैं। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि डोंग्यू और हैकर होते हैं। फिर हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हैकर और डोंग्यू बहन में होते हैं। हैकर बोलता है मुझे शियो योंगडो मिल गया है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? कोई भी जुए की लत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता जितना तुम सोच रहे हो। क्या तुम जानते हो जुआड़ियों और नशेड़ियों में क्या समानता है? वो लोग बिना किसी कारण के पैसे खर्च करते हैं। डोंग्यू बोलता है तुम्हारी बात
तो सही है, वो लोग बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, इसीलिए हम बोल के ही उन्हें सुधार नहीं सकते, क्योंकि वो सही और गलत में भी अंतर नहीं देख सकते। हैकर बोलता है तो फिर उसे ढूंढने के बाद भी हम कुछ नहीं करेंगे क्या? डोंगी बोलता है पहले उसे ढूंढते हैं। हैकर बोलता है मतलब क्या है तुम्हारा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डोंगी बोलता है उन्हें बोल के सबक मत सिखाओ, उन्हें उनके बॉडी से सबक सिखाओ। हैकर चौंकते हुए बोलता है यही कारण है जो तुम बैन लेकर आए थे क्या? डोंगी मास्क और टोपी लगाते हुए बोलता है हम उस जगह पे पहुंचने ही वाले हैं, उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ, चलो इस काम को करते हैं। हैकर सोचता है क्या ये पागल हो गया है, किसी को किडनैप करके उसका जुआ खेलना कैसे छूट सकता है? जिसके बाद वो लोग ऐसे उसे किडनैप करते हैं, जो तुम लोगों ने आगे ही देख लिया है, और अभी उसको उन्होंने जमीन के अंदर गाड़ के रखा है। हैकर उसे देखते हुए बोलता है क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ने वाले हैं? डोंग्यू बोलता है क्या तुम जानते हो नशेड़ी और जुआड़ी ठीक से सोच नहीं सकते? हैकर बोलता है मुझे पता है। डोंग्यू पानी ग्लास में डालते हुए बोलता है 2 दिन तक उसे ऐसे ही रखना। हैकर इस बात को सुनते ही डरते हुए बोलता है 2 दिन तक? 2 दिन तक उसे ऐसे ही रखना है? अगर वो मर गया तो क्या करेंगे? डोंग्यू पानी पीते हुए बोलता है जुआड़ियों के लिए दया एक लग्जरी है, वो पागल लोग हैं जो अपने परिवार को भी बेच सकते हैं, और जितना तुम सोचते हो इंसान उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। जब मैं यूनसुक था तब मुझे काफी समय तक गला घोट कर रखा गया था। हैकर बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? फिर वो सोचता है किम डोंग्यू, जब मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि वो एक अच्छा दिल का खुश रहने वाला अकेला लड़का था। डोंग्यू बोलता है टेंशन मत लो, इससे उसका इलाज हो जाएगा, क्योंकि वो डर और चिंता महसूस करते हुए सोचेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। हैकर बोलता है सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा, उसको दफना देना ये कैसा इलाज है? डोंग्यू बोलता है इसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहा जाता है। हैकर बोलता है सीओजी क्या कहा तुमने? डोंग्यू बोलता है मैंने सुना है ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो इंटरनल कंट्रोल को मैक्सिमाइज करता है और उनको जीवन में और भी अच्छे से चॉइस करने का एबिलिटी देता है। ये जुए के लत के लिए स्पेशल इलाज है। हैकर बोलता है क्या ये सच में ट्रीटमेंट है? डोंग्यू बोलता है खैर मैं इसके बारे में थोड़ा ही जानता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हैकर बोलता है एक डॉक्टर भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। डोंग्यू बोलता है जब उसे लगेगा कि उसकी मृत्यु करीब है तो उसे उसके जीवन के बुरे काम याद आने लगेंगे, फिर जब भी वो सुरक्षित भी महसूस करेगा तो भी वो एहसास उसके शरीर पर बना रहेगा। और हाँ गाड़ी का चाबी दो, मुझे कहीं जाना है। हैकर उसे गाड़ी का चाबी देता है। डोंग्यू बोलता है मैं उसे चेक करने कल फिर से आऊंगा, अगर मुझे कुछ भी ऐसा मिला कि तुमने उसे छुआ है या उसकी मदद की है तो वहाँ दफन होने वाले दूसरे तुम होगे। तभी हैकर अपने आप को वहाँ दफना हुआ सोचता है और डरते हुए जोर से बोलता है कुत्ते का बच्चा। फिर वो डरते हुए जल्दी जल्दी अपने मुंह पे हाथ रखता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गया था। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। डोंग्यू बोलता है ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि वो ना मरे, और मुझे लगता है कल बारिश होगी क्योंकि हाल ही में मौसम गर्म हो गया है, इसीलिए अब बारिश होगी तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसे प्यास लगेगी। हैकर बोलता है ठीक है समझ गया। डोंग्यू वैन के अंदर चला जाता है। फिर सोचता है सियो योंगडो ये बस तुम्हारे लिए ही नहीं है, ये तुम्हारे परिवार के अच्छे के लिए भी है, तुम्हारी बेटी पत्नी और पिता के लिए। वो लोग चाहते हैं कि तुम ये सब छोड़ के उनके पास वापस आ जाओ। हैकर पूछता है वैसे हाँ तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना? डोंग्यू बोलता है बिल्कुल नहीं है। हैकर वहाँ से थोड़ी सी दूर जाता है और मुंह पे हाथ रखते हुए बोलता है ऐसी बात है तो टैक्सी बुलाओ ना, गाड़ी में क्यों जा रहे हो, गाड़ी में जाने की जरूरत ही क्या है। दूसरे सीन में चेयरमैन को दिखाया जाता है जो न्यूज़पेपर देखते हुए डूयुक को बोलता है तुमने नहीं कहा था कि इन दिनों तुम्हारे पास काम की कमी है? डूयुक बोलता है हाँ मैं कुछ नया रिक्रूट्स को देख रहा था और वहाँ बस शोर मचाने वाले लोग ही थे। चेयरमैन बोलता है कुछ समय पहले डायरेक्टर पार्क जिन्हें फाइटिंग पसंद है उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ मिला है, यहाँ आओ और देखो, दुनिया कुछ छोटी नहीं है क्या? ड्यूक न्यूज़पेपर देखते हुए बोलता है तो डायरेक्टर पार्क न्यूज़पेपर और आर्टिकल में इसके बारे में देख रहे थे, जिस न्यूज़पेपर में डोंग्यू का फाइनल मैच का तस्वीर होता है। चेयरमैन मुस्कुराते हुए बोलता है ये वही है जो अपने पिता को बचाने के लिए आया था, क्या उसे अभी अपना मन लगाने के लिए कोई नया परिवार का जरूरत नहीं है? ऐसा करो उसके पास जाओ और उसे पैसे से मनाने की कोशिश करो, लेकिन अगर वो मना कर दे तो उसके बचे हुए परिवार को ढूंढो और उनका इस्तेमाल करो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है डोंग्यू चिकन लेकर घर आ चुका है, जिसे देख के डोंगा बहुत
ज्यादा खुश हो जाती है। फिर दोनों चिकन खाते हुए बात करते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन डोंग्यू सोच रहा होता है, मैंने सेफ्टी ट्रेनिंग से लेकर एकेडमिक एग्जाम तक सब कुछ एक दिन में कंप्लीट कर लिया और मुझे जल्दी ही लाइसेंस भी मिल जाएगा, जिसके बाद मुझे हर एक काम के लिए चोई की डोंग को कॉल करने की जरूरत नहीं है और मैं उन लोगों का भी मुंह बंद कर सकता हूँ जो लाइसेंस के मामले में बहुत ज्यादा ही ध्यान देते हैं। मेरे पास अभी कीडोंग जाने के लिए टाइम नहीं है, क्या मैं पहले जिम जाऊं? फिर वो अपना मोबाइल निकालता है और टैक्सी को बुला लेता है और टैक्सी का इंतजार करते हुए सोचता है, मुझे जिम में थोड़ा वार्म अप करना चाहिए और स्पेयरिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर वो कुछ टाइम बाद जिम पहुंच जाता है, जहाँ जिम के अंदर जाते ही वो देखता है वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वो सोचता है ये तो ब्रेक टाइम है ना, लेकिन यहाँ इतने सारे लोग क्यों आए हुए हैं? तभी पीछे से सन डोंग्यू उसे हेलो बोलता है। डोंग्यू पूछता है, ये लोग मुझे देखने के लिए आए क्या यहाँ? वो बोलता है हाँ, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं सबको संभाल लूंगा। डोंग्यू बोलता है, क्या ये लोग वो लोग नहीं है क्या जो मुझसे मुकाबला करने के लिए आए हैं, जैसे चोई म्यूजिक और दूसरा हेटर आया था? वो बोलता है, ये लोग तुम्हारे फैंस है, कोई हेटर नहीं। ये लोग यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि ये सभी तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं और हाँ, शायद हमें भी किसी दिन मुकाबला करना चाहिए। डोंग्यू बोलता है, मुकाबला तो ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि ये सब मेरे जैसा बनना चाहते हैं? वो बोलता है, अच्छे से उन सबको देखो, वो सभी लोग कैसे दिखते हैं। डोंग्यू उन सबको अच्छे से देखते हुए सोचता है, वैसे ये सभी बहुत ज्यादा मोटे हैं जैसे मैं पहले था। सन डोंग्यून बोलता है, वहाँ डायरेक्टर को भी देखो, वो ये सब चीजें बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है इसमें। जब से तुमने फेस रिवील किया है जिम में बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। डोंग्यू बोलता है, ज्यादा लोग तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे सीनियर्स को ये सब बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और मजा आ रहा है इसमें। वो बोलता है, लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वैसे डोंग्यू, तुम यूट्यूब का इस्तेमाल कैसे करते हो, क्या मुझे बता सकते हो? डोंग्यू बोलता है, अच्छा काम करके। वो इस बात को सुन के बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। डोंग्यू बोलता है, चिल करो यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम ड्यूक भाई को कांटेक्ट करो और उससे पूछो, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें मुझसे बेहतर बताएगा। सन डोंग्यून बोलता है, उसका कंटेंट अलग है, वैसे भी सीधे उससे बात करना अच्छा नहीं होगा, क्या मुझे पहले तुमसे बात नहीं करना चाहिए? डोंग्यू सोचता है, अगर सन डोंग्यून यूट्यूब चैनल शुरू करेगा तो वो भी एक्सरसाइज का ही कंटेंट बनाएगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने मेरे लाइव में एज अ गेस्ट आके जुजुत्सु सिखाया था। मुझे लगता है ये मुझे इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि इसका कंटेंट भी मेरी तरह ही है और इसे लग रहा है हम दोनों कंटेंट के मामले में उलझ सकते हैं। खैर, ये सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर डोंग्यू बोलता है, तुम मेरा चिंता मत करो और ड्यूक भाई को फोन करो, मैंने सुना है कि तुम दोनों ने फोन नंबर भी एक्सचेंज किया है, तो अब तो तुम कॉल कर ही सकती हो। वो बोलता है, क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? डोंग्यू बोलता है, कोशिश कर सकते हो, तुम्हें कंटेंट सेम होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है तुम अच्छा कर सकते हो। सन डोंग्यून सोचता है, डोंग्यू वैसे ही नहीं कह रहा, वो सीरियस है, इसका मतलब मैं भी अच्छा कर सकता हूँ, बस मुझे कैमरे के आगे नर्वस नहीं होना है। फिर वो बोलता है, थैंक्स साथ देने के लिए, मैं उसको कॉल करके देख लेता हूँ। डोंग्यू बोलता है, तुम्हें ये काम अच्छे से करना चाहिए, मन लगा के करना। तभी डायरेक्टर पाकुन डोंग्यू को बुलाते हुए बोलते हैं, डोंग्यू, अगर तुम यहाँ आ गए हो तो जल्दी से यहाँ आओ, ये लोग यहाँ तुमसे ही मिलने के लिए आए हैं। फिर वो सभी को बोलते हैं, लो फाइनली डोंग्यू यहाँ आ गया। सभी लोग खुश होकर डोंग्यू को देखने लग जाते हैं और बोलते हैं, सच में डोंग्यू यहाँ आ गया। डायरेक्टर बोलते हैं, जिसके लिए इतना ज्यादा इंतजार किया फाइनली वो आ ही गया, लेकिन वही लोग आज डोंग्यू से स्पेशल लेसन ले पाएंगे जो आज साइन अप करेंगे। ये एक ऐसा ऑफर है जो हर रोज नहीं मिलता। डोंग्यू हाथ ऊपर करते हुए बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस पर मैंने कभी भी हाँ नहीं कहा था। वहाँ के सभी लोग कहने लग जाते हैं, पहले मुझे रजिस्टर करो, नहीं पहले मुझे रजिस्टर करो, मुझे डोंग्यू से पहले लेसन लेना है। कोई तो कह रहे थे कि मैं यहाँ पहले भी आया था लेकिन तब डोंग्यू नहीं था, इसीलिए मैं वापस चला गया, तो मुझे पहले चांस मिलना चाहिए। डायरेक्टर बोलते हैं, एक समय में एक ही व्यक्ति को ये मौका मिलेगा, टेंशन मत लो, हम आप सभी में से हर एक को चांस देंगे। डोंग्यू उन सबको देखते हुए सोचता है, ऐसा लग रहा है यहाँ कोई भूखे ज़ॉम्बी की भीड़ है, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं डायरेक्टर की तरह मुस्कुराते हुए इस भीड़ का सामना कर सकूं। फिर वो वहाँ से चुपके से भाग जाता है। डायरेक्टर पूछते हैं, सन डोंग्यू, डोंग्यू कहाँ गया? क्या वो चुपके से चला गया क्या? अगर ऐसा है तो ये सबको हमें ही देखना होगा। डोंग्यू जल्दी जल्दी बाहर निकलते हुए टैक्सी में बैठ के कीडोंग के लिए निकल जाता है। कुछ टाइम बाद डोंग्यू वहाँ पहुँच जाता है और घर के अंदर जाते ही लाइट ऑन करके बोलता है, चोई कीडोंग, तुम यहाँ लाइट अप करके क्या कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ है ना? चोई कीडोंग बोलता है, तुमने बोला कुछ नहीं हुआ है, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया क्या? डोंग्यू बोलता है, क्यों, कोई जंगली सुअर आया क्या? कीडोंग बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला? डोंग्यू बोलता है, आसान है, कोई भी शौक के तौर पर अपने हाथ में कुल्हाड़ी नहीं रखता और वो अभी तक जिंदा है ना? कीडोंग बोलता है, बिल्कुल, क्या तुम्हें लगता है वो मर जाएगा? डोंग्यू बोलता है, मैं बस पूछ रहा था, और अभी उसकी स्थिति क्या है? कीडोंग बोलता है, और सब तो ठीक है, लेकिन वो तब से एक ही बात को बार बार बोल रहा है, जैसे कोई मदोसी में डूबा हुआ हो, ऐसा लगता
बोलता है उसको अभी प्यास भी लगी है, अभी के लिए इतना काफी नहीं है क्या? डोंग्यू बोलता है ये काफी है या नहीं ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ये सीओ ही डिसाइड करेगा और तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा। फिर डोंग्यू सीओ के पास जाके खड़ा हो जाता है। तभी सीओ बोलता है मेरे परिवार को कुछ मत करना और प्लीज मेरी मदद करो। डोंग्यू उसके मुंह पे लात रखते हुए बोलता है सीओ योंगडो। तभी सीओ बोलने लग जाता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं गलत था, मैं मानता हूँ, प्लीज मुझे अभी जाने दो। डोंग्यू बोलता है किसी की जान बचाना मुश्किल नहीं है जब तक तुम हमारा अच्छे से साथ दो तो। सीओ जल्दी जल्दी बोलता है मैं सब कुछ करूंगा, तुम जो भी मुझसे करने के लिए कहोगे मैं वो सब कुछ करूंगा, इसीलिए प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। डोंग्यू बोलता है मतलब तुम कुछ भी करोगे है ना? सीओ बोलता है हाँ मैं कुछ भी करूंगा, तुम जो बोलोगे वो करूंगा। डोंग्यू बोलता है खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए अच्छे से जवाब देना, तुम्हें मुझे बस एक बात बताना है कि ये व्यक्ति कहाँ मिलेगा। सीओ युंग बोलता है ठीक है मुझे जो पता है मैं सब बताऊंगा। डोंग्यू बोलता है मैं तुम्हें आसान सा सवाल पूछने जा रहा हूँ, तुम्हारी बेटी कहाँ है जो भाग गई? सीओ चौंकते हुए बोलता है क्या बोला तुमने? डोंग्यू बोलता है तुम्हारी बेटी, मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा। सीओ बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे सचमुच नहीं पता। डोंग्यू बोलता है मुझे लगता है कि वो बहुत पैसा कमा लेगी क्योंकि वो सुंदर है, लेकिन तुम उसे छुपा क्यों रहे हो? अगर तुम अपनी बेटी को मुझे सौंप देते हो तो मैं ऐसा मान लूंगा कि तुमने हमसे कोई भी पैसा उधार नहीं लिया है, इसमें मैं तुम्हें 5,000 और दूंगा। तुम समझ रहे हो ना, ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। सीओ योंग कुछ भी नहीं बोल रहा होता, वो सोच रहा होता है। डोंग्यू सोचता है सीओ योंग सोच समझ के जवाब देना, तुम्हारे पास मौका है अपने सामान्य जीवन और परिवार के पास वापस जाने का। फिर डोंग्यू बोलता है वैसे भी तुम दोनों को तो एक दूसरे के साथ मिले हुए बहुत ज्यादा समय हो गए है ना, शायद अभी तो वो तुम्हें भूल भी गई होगी, हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ अपने पिता जैसा व्यवहार भी ना करे। सीओ योंग बोलता है ये तो है। चोई की डोंग उसे देखते हुए सोचता है वो जवाब देने में क्यों हिचकिचा रहा है, क्या ये सच में अपनी बेटी को जुए के लिए बेचने का विचार कर रहा है? डोंग्यू सोचता है तो तुमने अभी भी अपनी आदत नहीं छोड़ी है। फिर वो बोलता है सीओ मैं तुम्हें सोचने के लिए कल तक का समय दे रहा हूँ, अच्छे से सोच के बताना। फिर वो वहाँ से जाते हुए सोचता है सिर्फ इसीलिए कि कोई मर गया या वो जिंदा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम सचमुच एक बुरे पिता हो। तभी सीओ युंग पीछे से जोर से बोलता है चुप रहो। चोई की डोंग और डोंग्यू उसे देख के बोलते हैं क्या बोला तुमने? सीओ बोलता है मैंने कहा चुप रहो, मेरी बेटी को तुम्हें देने से अच्छा है तुम मुझे मार डालो। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है वो जहाँ भी है जैसी भी है फिर भी वो मेरी बेटी है, मेरी प्यारी राजकुमारी को तुम्हारे जैसे कचरे के हवाले नहीं करूंगा, कुत्ते के बच्चे। ये बात सुन के वो दोनों खुश हो जाते हैं। डोंग्यू सोचता है अच्छी बात है, अब तुमने कुछ अच्छी बातें की। फिर वो उसके करीब जाता है और बोलता है ऐसा लग रहा है तुम सच में मरना चाहते हो। सीओ योंगडो गुस्से में बोलता है तुमने नहीं सुना क्या मैंने क्या कहा, जाके मर जाओ, तुम कुत्ते के बच्चे हो, जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। डोंग्यू सीधे उसके मुंह पे पहुंच मारता है जो देख के चोई की डोंग चौंक जाता है और बोलता है डायरेक्टर वो एक इंसान है, वहाँ डोंग्यू ने उसे मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया था। चोई की डोंग बोलता है रुकिए, क्या आपको नहीं लगता आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया? डोंग्यू बोलता है मैंने ये जानबूझ के किया, एक व्यक्ति जो जानता है कि उसका परिवार कितना मूल्यवान, वो कभी भी खुद को एकजुट नहीं कर पाया। चलो अब सीओ योंग को यहाँ से बाहर निकालते हैं। चोई की डोंग बोलता है क्या? डोंग्यू बोलता है क्या तुम इसके साथ हमेशा यहीं रहना चाहते हो क्या? चोई की डोंग जल्दी जल्दी मैं इसे बाहर निकालता हूँ बोल के खोदने का सामान लेने के लिए चला जाता है। डोंग्यू उसके पास खड़े होके बोलता है अगर मुझे पहले पता नहीं होता कि क्या हुआ तो मैं ऐसा नहीं करता। फिर वो सोचता है भरोसा नहीं हो रहा, ये अपने परिवार की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, वो बातें जो मुझे पास्ट में समझ में नहीं आई थी पर अब मुझे समझ आ चुकी है। फिर वो अपने बहन के बारे में सोचता है और बोलता है अब मुझे पता चला कि परिवार कितना कीमती होता है, मैंने ओल्ड मैन के खातिर इसे मारा है, मुझे आशा है कि ये समझ गया होगा। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और खड़ूस भी हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि जब उनका बेटा वापस आएगा तब वो बदल जाएंगे। वो अपने बेटे को बिना मारे पीटे अंदर आने के लिए कहेंगे। सीओ योंगडो को अपना पिता का प्यार का एहसास होगा जिसे इसने इतने लंबे समय तक खो दिया था। दूसरी तरफ ओल्ड मैन को दिखाता है जो वाइन बोल में डाल के पी रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस बोल को रखते हुए बोलते हैं स्कैमर्स कम से कम अपना वादा तो निभाओ, जबकि मैंने अपना जमीन तुम्हारे दाम पर बेच दिया था और वो अपना वादा पूरा किए बिना कैसे मर सकता है? उसकी कंपनी हमारे समझौता के बारे में ना जानने का दिखावा कर रही है क्योंकि वो मर चुका है। मैं ही पागल था जो मैंने उस बंदे पे भरोसा किया, मुझे अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर वो अपनी वाइफ के तस्वीर को देखते हुए बोलता है तुम क्यों मुस्कुरा रही हो, वो हमारा एकमात्र बेटा है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मर चुका है या जिंदा है। शायद ये बेहतर होता अगर मैं पहले चला गया होता, अगर तुम अभी भी यहाँ होती तो हमारा
तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं होता। फिर वो बोल को देखते हुए बोलता है, उसके कारण मैंने अपनी जमीन और बेटे को खो दिया। तभी उसके दरवाजे की तरफ से बहुत तेज शोर आता है, जिसे सुनते ही वो बोलता है, ये क्या हुआ था? इस समय कोई दूसरे के घर के सामने हंगामा कैसे कर सकता है? बोल के वो दरवाजा खोलता है और बाहर निकलता है, जहाँ उसका पैर किसी के बॉडी में लगता है। वो नीचे देखते हुए बोलता है, लाश? ये किसकी लाश है? वो और कोई नहीं, सीओ योंग होता है, जो बोल रहा था मेरे परिवार को छूना भी मत। यह आवाज ओल्ड मैन को सुना सुना लगता है, जिसके बाद वो उसे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं, उनका ही बेटा है। सीओ योंग कहता है, डैड मुझे माफ कर देना। ओल्ड मैन उसे थोड़ा सा उठाते हुए पूछते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? और तुम माफी मत मांगो, मुझे ही तुमसे माफी मांगना चाहिए, मुझे माफ कर दो। तभी ओल्ड मैन साइड में एक लेटर देखते हैं और सोचते हैं, क्या ये लेटर उसी व्यक्ति ने छोड़ा है जिसने सीओ योंग का यह हालत किया है? फिर वो उसे खोलते हुए सोचते हैं, क्या इसमें लिखा होगा कि अगर तुम पैसे वापस नहीं करते हो तो अगली बार सीओ योंग को नहीं देख पाओगे। अगर ऐसा भी होगा तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कर्जा चुकाने के लिए अपना पूरा चीज लुटा दूंगा। लेकिन जब वो पूरा लेटर खोल लेते हैं, उसमें नीचे लिखा होता है, मैंने अपना वादा निभा दिया ओल्ड मैन। जिसे देख के वो चौंक जाते हैं और अपने बेटे को घर के अंदर ले जाते हैं। फिर जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं, हाँ मान लिया तुमने वादा पूरा कर दिया बच्चे। डोंग्यू गाड़ी से ये सब देखते हुए खुश होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाता है, डोंग्यू घर में बैठकर डिनर कर रहा होता है। तभी डोंगवा पूछती है, क्या मील अच्छा है? डोंग्यू बोलता है, तुमने खुद ही डिनर बनाया है क्या? ये अच्छा है, तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड को ये बहुत पसंद आएगा। डोंगवा गुस्से में खड़ी होती हुई बोलती है, तुम बूढ़े आदमी हाई स्कूल के स्टूडेंट से क्या कह रहे हो? डोंग्यू बोलता है, तुम्हारी बातें चुगली करने वाली औरत जैसी ही लग रही है। डोंगवा बोलती है, क्या क्या बोला तुमने? ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कल तुम ऐसा क्या कर रहे थे जो तुम सुबह 3 बजे आए और तुम उसके बारे में मुझसे बात भी नहीं कर रहे? डोंग्यू बोलता है, क्या तुम 3 बजे तक बिना सोए मेरा इंतजार कर रही थी? डोंगवा बोलती है, मैंने तुम्हें पहले सवाल पूछा है। डोंग्यू सोचता है, मैं गरीब चोई की डोंग के लिए सूप खरीद रहा था और मैं इसे इग्नोर भी नहीं कर सकता कि मैंने भी उसमें से 4 कटोरी सूप खाया था। फिर वो बोलता है, 20,000 वॉन। डोंगवा बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसा लेकर मान जाऊंगी? डोंग्यू बोलता है, पैसा बढ़ा दिया 30,000 वॉन। डोंगवा बोलती है, तुम्हें लगता है मैं इस बात पर भरोसा करूंगी? डोंग्यू पैसा बढ़ा के 40,000 वॉन बोलता है। डोंगवा बोलती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा लगता है तुम सच में कल जो कुछ भी किया उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। फिर वो 5 उंगली दिखाती हुई बोलती है, 50,000 वॉन में फिक्स करते हैं। डोंग्यू बोलता है, डील मंजूर है। वैसे 8 बज चुके हैं, तुम्हें देर नहीं हो रहा क्या? डोंगवा बोलती है, हाँ मुझे तो देर हो रहा है, मैं अपनी बाई की वजह से देर तक सो गई, अभी मैं जा रही हूँ। बाई बोल के वहाँ से निकल जाती है। फिर वापस आके बोलती है, अरे हाँ आज रियल एस्टेट एजेंट एग्जाम का रिजल्ट डे है ना, तो देख लेना, और हाँ पास होने के लिए एडवांस में बधाई, शाम को मिलते हैं। बोल के वहाँ से निकल जाती है। डोंग्यू सोचता है, उसको याद है, भले ही वो ऐसा दिखावा करे कि उसे परवाह नहीं है, लेकिन वो सच में परवाह करती है। लगता है आज मैं जल्दी ही उठ गया। फिर वो कंप्यूटर में रिजल्ट देखने के लिए बैठ जाता है और बोलता है, मैं बिना किसी कारण का घबरा रहा हूँ। फिर जब वो रिजल्ट देखता है तो पास होता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं पास हो गया। मैं सचमुच चिंता में था कि शायद मैंने आंसर गलत लिख दिया था या क्वेश्चन को गलत समझ लिया था, जैसे कि मैंने मॉक एग्जाम के दौरान किया था। चलो बच गया। क्या मुझे ये न्यूज यूट्यूब में शेयर करना चाहिए? बोल के वो यूट्यूब में लाइव चला जाता है और लाइव जाते ही ऑडियंस का कमेंट आने लग जाता है कि इस टाइम पे आज कैसे लाइव आ गए, तुमने अच्छा किया जो जल्दी उठ गए। डोंग्यू सभी को बोलता है, हेलो मैं डोंग्यू, भले ही मैं सुबह सुबह लाइव आया फिर भी आने के लिए शुक्रिया। ऑडियंस कमेंट करने लग जाती है, क्या चल रहा है, तुम यूट्यूब छोड़ तो नहीं रहे ना? डोंग्यू बोलता है, मेरे पास कुछ अच्छी खबर है और मैं इस लाइव में आप सबको ये खबर सबसे पहले बताना चाहता हूँ। पिछले वाले लाइव में किसी ने मुझे 333 प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। किसी ने तो ये भी कहा था कि ये तुम्हारा निकनेम है क्या या माउंटेन हाइकर है? मैंने सिर्फ 3 महीने के पढ़ाई के साथ रियल एस्टेट एग्जाम पास कर लिया है। ऑडियंस कमेंट करते हैं, सच में ये तो बहुत अच्छा है। डोंग्यू बोलता है, मैंने मार्शल आर्ट कंपटीशन की तैयारी करते हुए रियल एस्टेट एग्जाम का भी तैयारी किया। ऑडियंस बोलते हैं, तुमने दोनों काम एक ही टाइम पे कैसे किया? तुम ह्यूमन भी हो क्या? डोंग्यू बोलता है, बेशक मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत हाइप क्रिएट किया था और अगर मैं पास नहीं हुआ होता तो क्या होता? क्या ये एम्बैरेसिंग नहीं होता? 02 BAB कमेंट करता है, अगर तुम फेल भी हो जाते तो मार्शल आर्ट कंपटीशन में फर्स्ट आने की वजह से इससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। डोंग्यू सिर झुकाते हुए बोलता है, ये सब आप लोगों की वजह से संभव हुआ है, जिसके लिए थैंक यू। पेंचेन कमेंट करता है, ये सब सुन के इमोशनल फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, इससे ज्यादा मत करो, मेरी आंखों में पानी आ रहा है। मास्टर आइगू कमेंट करता है, मुझे भी अभी कोरियन क्यूसिन शेफ का सर्टिफिकेट मिल गया। मैं कब से ये करना चाहता था लेकिन मैंने जब तक डोंग्यू का चैलेंज वीडियो नहीं देखा था
तब तक मैं ये करने के लिए हिचकिचा रहा था। पिकिंग कमेंट करता है, मैं सिर्फ 2 महीने के डाइटिंग से ही अपना गोल वेट तक पहुंच गया, जिसके लिए डोंग्यू को थैंक यू, तुम सच में बढ़िया हो डोंग्यू। डोंग्यू सोचता है क्या ऐसा हो सकता है, मुझे ये एहसास ही नहीं था कि लोग मुझे देखकर भी बदल सकते हैं, मैं इतना भावुक क्यों महसूस कर रहा हूँ। फिर वो बोलता है सभी ने अच्छा किया, ऐसा ही करते रहना। मेरे पास बताने के लिए कुछ और न्यूज भी है, लेकिन मैं इसे शाम के मेन लाइव के लिए बचा के रखूंगा। तभी उसे एक कॉल आता है। डोंग्यू ऑडियंस को बोलता है सॉरी मैं एक कॉल रिसीव करके आता हूँ। ऑडियंस कमेंट करने लग जाते हैं किसका कॉल है, गर्लफ्रेंड रिसीव करके आता, गर्लफ्रेंड का ही कॉल होगा। डोंग्यू बाहर जाके कॉल में बात करते हुए बोलता है हेलो, हाँ मैं डोंग्यू बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं। फिर हमें दूसरी तरफ डोंगा को दिखाता है जो अपनी स्कूल में मोबाइल को देख के बैठी हुई थी। उसकी दोस्त पूछती है तुम किसका कॉल का इंतजार कर रहे हो। वो निराश होती हुई बोलती है ओपा का रिजल्ट आ गया है, लेकिन उसने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया। उसकी दोस्त बोलती है तो तुम कॉल कर लो। वो बोलती है नहीं, उसने सुबह कहा था कि रिजल्ट आते ही वो मुझे कॉल करेगा। दोस्त बोलती है अगर तुम्हें उसका टेस्ट नंबर पता है तो तुम खुद ही देख लो ना उसका रिजल्ट। वो बोलती है मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें सच में उसका टेस्ट नंबर याद है क्या जीनियस। और अभी तक उन्होंने पासर्स का लिस्ट भी पोस्ट नहीं किया है। इस बार 2 परफेक्ट स्कोरर है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक फेक पासिंग एग्जाम थी। ओपा ने कहा था उसने भी 2 गलतियां किया था। उसकी दोस्त बोलती है ढोंगा तुम्हें सचमुच तुम्हारा ओपा पसंद है ना। ढोंगा बोलती है क्या ऐसा कुछ नहीं है, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। दूसरे सीन में दिखाता है डोंगा घर आ चुकी है, जहाँ वो देखती है टीवी में डोंग्यू का इंटरव्यू चल रहा है। वो पूछती है ओपा ये सब क्या है, ये क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि 2 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को सही माना जाएगा। डोंगा बोलती है लेकिन उन्होंने तुमसे इंटरव्यू के लिए क्यों पूछा। डोंग्यू बोलता है मुझे यकीन है कि उन्होंने उस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के बारे में जनता की राय को शांत करने के लिए मुझसे इंटरव्यू किया। डोंगा बोलती है दुनिया बहुत अनफेयर है, मेरा ग्रेड्स भी तुम्हारे जैसा क्यों नहीं बदलता। और हाँ मैंने सुना था 2 रिजल्ट परफेक्ट थे, तो उन्होंने तुम्हारा ही इंटरव्यू क्यों लिया, दूसरा परफेक्ट स्कोरर का क्यों नहीं। डोंग्यू बोलता है वो ये बात है। फिर वो बताने लगता है कि उसको फोन आया था। फिर वो एक कैफे में गया जहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था। डोंग्यू उसे बोलता है एक्सक्यूज मी, मैं किम डोंग्यू जो इंटरव्यू देने के लिए मान गया था। वो आदमी उठते हुए बोलता है वेलकम, मैं पाक जिनचुल हूँ, वही रिपोर्टर जिसने तुम्हें कॉल किया था। आ जाओ इंटरव्यू में अच्छा करना किम डोंग्यू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने लंबे हो गए। डोंग्यू बोलता है मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि कोई रिपोर्टर मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। पाक जिनचुल बोलता है रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद ये सब डिसाइड हुआ, एक और व्यक्ति आने वाला है, उसके आने तक हम बैठ के कुछ पीते हैं। डोंग्यू आइस्ड अमेरिकानो ऑर्डर करता है। रिपोर्टर पाक बोलता है मैं पहले भी बहुत लोगों से मिल चुका हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैं आप जैसे किसी व्यक्ति को देख रहा हूँ किंग डोंग्यू। फिर वो सोचता है इसकी आंखों में चमक दिख रहा है और वो बोलता है तुम्हें सच में अपने आप पे गर्व होना चाहिए, तुमने जो हासिल किया है वो कोई भी हासिल नहीं कर सकता। डोंग्यू बोलता है तो पाक जिनचुल एक रिपोर्टर के रूप में आप किस तरह के लोगों से मिल चुके हैं। रिपोर्टर पाक बोलते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा शर्माते हैं, एक शब्द भी नहीं बोल पाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिखावा करते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। डोंग्यू बोलता है लेकिन मैं अभी सच में नर्वस फील कर रहा हूँ। रिपोर्टर पाक हंसते हुए बोलते हैं तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, पहले की तरह नेचुरल रहो। डोंग्यू बोलता है ठीक है, वैसे आप भी अच्छे रिपोर्टर लगते हैं, आपने प्रिस्क्राइब्ड ग्लासेस पहने हैं, अपने आंखों के लिए नहीं बल्कि इंटरव्यूअर्स को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए। रिपोर्टर पाक बोलता है तुम्हारी नजर अच्छी है, तुम्हारे पास एक सुंदर पलकें हैं, शायद हमें एक दूसरे से और ज्यादा कांटेक्ट करने की जरूरत है। डोंग्यू बोलता है आपको मेरा नंबर तो पता ही है ना। तभी कैफे की स्टाफ बोलती है पाक जिनचुल सर, चोई हैनयुंग सर आ चुके हैं। फिर रिपोर्टर पाक उड़ते हुए उसका वेलकम करते हैं। डोंग्यू सोचता है ये रिपोर्टर कई लोगों से मिल चुका है। रिपोर्टर पाक नए गेस्ट को बोलते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने तुमको कांटेक्ट किया था, मेरा नाम पाक जिनचुल है। वो लड़का रिपोर्टर के हैंडशेक को इग्नोर करते हुए बोलता है इंटरव्यू के लिए तुमने अच्छी जगह चुनी है। रिपोर्टर पाक बोलते हैं मैंने तुम लोगों का इंटरव्यू करने के लिए एक अच्छी जगह चुनने में काफी मेहनत किया है। वो फिर से रिपोर्टर को इग्नोर करते हुए डोंग्यू के साइड में जाके बैठता है और बोलता है हाँ ठीक है चलो अब इंटरव्यू शुरू करते हैं। फिर वो लेडीज स्टाफ को आइस्ड अमेरिकानो ऑर्डर देता है, जिसे देख के डोंग्यू बोलता है कितना अकड़ू है, ये ऐसे एटीट्यूड के साथ एक अच्छी जिंदगी कैसे जी सकता है। वहीं वो स्टाफ भी उसका ऑर्डर लेती है और कुछ भी नहीं बोलती वहाँ से चली जाती है। जिसको देख के चोई हैंगयुंग बोलता है क्या हुआ, उसने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया। डोंग्यू बोलता है तुम्हें कुछ बेसिक मैनर भी नहीं पता क्या, किसी से मिलने के 1 मिनट बाद ही तुमने दिखा दिया कि तुम कितने घटिया हो। चोई उसकी तरफ देखते हुए बोलता है हर कोई सोचता है कि एग्जाम हार्ड है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। कुछ नॉनसेंस कमेंट ऐसे कायर व्यक्ति की तरफ से आए हैं जिसे कभी
भी परफेक्ट मार्क्स नहीं मिल सके। डोंग्यू बोलता है मैं भी यही सोचता हूँ और मुझे मांस भी बहुत ज्यादा पसंद है। चोई बोलता है क्या क्या बोला कुत्ता? किम डोंग्यू बोलता है कुत्ता नहीं गाय। चोई बोलता है क्या तू आखिर क्या कहना चाह रहा है? जॉर्ग डोंग्यू बोलता है मेरा नाम किम डोंग्यू है। चोई बोलता है तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें अपना नाम बता दिया है तो मुझे जॉर्ग नहीं मेरे नाम से बुलाओ। चोई बोलता है क्या? डोंग्यू बोलता है समझ में नहीं आया क्या, मुझे जॉर्ग बुलाने से अच्छा मेरे नाम से बुलाना अच्छा नहीं है क्या? फिर वो उसकी तरफ देख के हंसता है। चोई बोलता है तुम अभी हंसे क्या, अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या, तुम कौन होते हो मुझे ऐसे कहने वाले? रिपोर्टर पार्क बीच में बोलते हुए कहते हैं चोई हैनियोंग मैं तुमको अच्छी तरह जानता हूँ, तुम वाई यूनिवर्सिटी से हो और लॉ का पढ़ाई कर रहे हो। तुम्हारे पिता डीके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी में रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम करते हैं। डोंग्यू सोचता है डीके रियल एस्टेट ये एक फेमस और अच्छा कंपनी है, एकमात्र ऐसी कंपनी जो एसेट्स के साथ सीधा मुकाबला कर सकती है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। चोई बोलता है सर आप सच में मुझे जानते हैं, आपको ये सब कैसे पता चला, आपको मेरे बारे में इतनी अच्छी जानकारी कैसे है? रिपोर्टर पार्क बोलते हैं मेरे कोवर्कर्स ने मेरे लिए कुछ रिसर्च किया, क्या ये बढ़िया नहीं है? डोंग्यू चोई को बोलता है तो फिर क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? चोई उसे देखते हुए गुस्से में बोलता है मैं ऐसे किसी व्यक्ति को क्यों जानूं जिसे केवल लक से ही परफेक्ट स्कोर मिलते हैं। डोंग्यू अमेरिकानो पीते हुए बोलता है मेरा भी सेम यही तुम्हारे लिए पहली सोच थी। चोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टेबल में मारता है, तभी वहाँ अमेरिकानो लेकर लेडीज स्टाफ आती है और अमेरिकानो दे के चली जाती है। चोई डोंग्यू को बोलता है तुम अभी फिर से मेरे पे हंसे क्या? डोंग्यू बोलता है हमें एक दूसरे को जानने के लिए काफी टाइम मिल गया है, अब इंटरव्यू शुरू करते हैं। रिपोर्टर पार्क बोलते हैं ठीक है इंटरव्यू शुरू करते हैं। तभी चोई टेबल में जोर से मारते हुए बोलता है जिसे आपने इनवाइट किया उसके साथ आप ऐसे कैसे पेश आ सकते हैं, ये सब ने मेरा मूड खराब कर दिया है, मैं अब इंटरव्यू नहीं करना चाहता, बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। फिर डोंग्यू डोंगा को बोलता है यही कारण है कि केवल मेरा ही इंटरव्यू लिया गया। डोंगा बहुत ज्यादा गुस्सा होती हुई बोलती है वो खुद एक बेवकूफ है, वही था जिसने सबसे पहले रिपोर्टर के साथ रूड बिहेवियर किया, फिर वो दूसरों को कैसे बोल सकता है? डोंग्यू बोलता है खैर मैंने उसको जानबूझकर उकसाया। डोंगा बोलती है अगर मैं वहाँ होती तो मैं उसे अपने नाखूनों से खरोचती और इंस्ट्रक्टर से सीखा हुआ मूव टाइगर क्लब भी उसे मारती। डोंग्यू पूछता है तुमने इंस्ट्रक्टर से क्या सीखा? डोंगा बोलती है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें उसे इससे बेहतर सबक सिखाना चाहिए था। डोंग्यू सोचता है लेकिन फिर भी चोई हैनक्यूंग को थैंक यू, उसके पहले बाहर जाने के कारण मुझे सारी स्पॉटलाइट मिल गई और जब मैं इंडस्ट्री में कदम रखूंगा तो इससे मुझे आसान हो जाएगा। माना कि ये कोई पब्लिक ब्रॉडकास्ट नहीं है लेकिन फिर भी मुझे इसकी जरूरत है, ये केवल रिपोर्टर पार्क जुनचुल की वजह से संभव हुआ है जहाँ वो अपना मोबाइल भी देख रहा था। डोंगा पूछती है क्या तुम इंटरनेट में डायरी भी लिखते हो? डोंग्यू बोलता है नहीं मैं यूट्यूब लाइव के बारे में सोच रहा था। डोंगा पूछती है अगर हम अभी लाइव चालू करें तो कितने सब्सक्राइबर देखने आएंगे? तभी उसका फोन में अननोन नंबर से कॉल आता है जिसे देख के डोंगा बोलती है ये तो अननोन नंबर है, लगता है दूसरे इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है। डोंग्यू कॉल उठा के हेलो बोलता है, वहाँ से कोई बोलता है किम डोंग्यू मैं पार्क च्यूनचुक हूँ, डायरेक्टर तुझसे मिलना चाहते हैं, कल दोपहर 2 बजे गंगम में आ जाना। डोंग्यू बोलता है मैं वहाँ क्यों आऊँ? च्यूनचुक बोलता है बेवकूफ है क्या तू ऐसा क्यों कह रहा है, तो तू ही बता कहाँ मिलना चाहता है? डोंग्यू बोलता है मैं तुम्हारी काम का परवाह क्यों करूँ, इससे मेरा क्या लेना देना? पार्क च्यूनचुक हंसते हुए बोलता है तू मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा है क्योंकि हम फोन पर बात कर रहे हैं, चलो तुझसे फेस टू फेस मिलते हैं अगली कोरियन, वैसे भी मैं तुझसे अब एक बुरे आदमी के रूप में मिलना नहीं चाहता, तो चुपचाप यहाँ आ और अच्छे से बातचीत करते हैं। डोंग्यू बोलता है मुझे नहीं लगता मैं उस दिन गंगम जा पाऊंगा, इसीलिए प्लीज ये बात उसे बोल देना जो सचमुच मुझसे मिलना चाहता है। च्यूनचुक गुस्से में बोलता है अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, बेकार में खेलना बंद कर। इतने में ही डोंग्यू सीधे फोन काट देता है। डोंगा पूछती है ओपा सब कुछ ठीक है ना? वो एक डरावना व्यक्ति की तरह लग रहा था। डोंग्यू बोलता है मेरे पास गंगम जाने का समय नहीं है, कल मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का इम्पोर्टेंट टेस्ट है। डोंगा बोलती है ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट? डोंग्यू बोलता है क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था, मुझे एकेडमिक गए हुए काफी समय हो गया है। डोंगा बोलती है मेरे साथ मजाक मत करो, तुमने ऐसा कब किया? वैसे भी ओपा हमारे पास कार ही नहीं है, क्या ये अजीब बात नहीं है? आपके पास कार तो है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और जब तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा तब तुम्हारे पास कार ही नहीं है। वो ओपा तुम्हारे पास तो अब ड्राइविंग लाइसेंस होगा, अब तुम बड़े हो गए हो है ना? डोंग्यू उसे धकेलते हुए बोलता है अभी तुम दादी जैसे ही लग रही हो। फिर वो मोबाइल देखते हुए सोचता है उन्होंने ये देखा है कि मैंने उस समय कोस्ट पर क्या किया था, क्या मुझे इसकी तलाश करनी चाहिए? डोंगा पैर को उसके ऊपर रखती हुई बोलती है इस दादी की पैरों की मालिश करो ताकि कल तुम्हारे पास खाली समय हो। डोंग्यू उसके पैर को जोर से दबा देता है। डोंगा बोलती है मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे साथ फिर से ऐसा करोगे। डोंग्यू सोचता है अब ये गुस्सा होगी और यहाँ वहाँ जाके
चिल्लाएगी, वैसे भी मैं कल बिजी होने वाला हूँ। तभी डोंगुआ सीधे उसके मुंह पर लात दे मारती है और बोलती है मुझे लगा कि मेरा पैर टूट जाएगा। डोंगी वहीं गिर जाता है और बोलता है मेरा जबड़ा, मुझे लगता है ये टूट गया है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोंगी अपने ड्राइविंग लाइसेंस को देखते हुए बोलता है ये दुनिया का सबसे अच्छी चीज है। फिर वो अपने पहले जिंदगी के बारे में सोचता है जहाँ वो किसी को कह रहा होता है मेरे पास अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। फिर वो अभी सोचता है पहले मुझे लगता था कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए 1 हफ्ता से भी ज्यादा लग जाता है, इसीलिए मैंने पहले कभी नहीं बनाया। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि टेस्ट पास करने के बाद ही मुझे ये मिल सकता है। तभी उसको एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है मैं दोपहर 2 बजे ब्यूनच्यून जाऊंगा, इसीलिए वहाँ मेरा इंतजार करना। ये सब देख के वो सोचता है उन्होंने मुझे सच में मैसेज भेजा क्या, मैंने उनको अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन वो ब्यूनियोन क्यों जाएंगे, मैं अभी जल्दी में हूँ इसीलिए इसका जवाब नहीं दे सकता बोल के मोबाइल रख ही रहा होता है। तभी उसे कॉल आता है जिसे उठा के वो बोलता है हेलो। वहाँ से कोई कहता है मैं सोंग दायुंग, अब तेरी बारी है, जल्दी से ब्यूनच्यून जा। डोंगी बोलता है मुझे अभी और कहीं जाना है। दायुंग बोलता है नहीं, मैं जहाँ कह रहा हूँ वहाँ जा। डोंगी बोलता है मैं सचमुच अभी तुझसे मिलना नहीं चाहता। दायुंग बोलता है जब तू हमसे मिलेगा तो तू खुशी होगा। डोंगी सोचता है ये क्या बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। दायुंग बोलता है क्या यहाँ दी कैफे नेम का कॉफी शॉप नहीं है। डोंगी बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा। दायुंग बोलता है मैं नब्यूचियोन हाई स्कूल के अंदर के दी कॉफी शॉप के सामने खड़ा हूँ। इस बात को सुन के डोंगी चौंक जाता है और अपनी बहन को याद करते हुए सोचता है ये तो डोंगा का हाई स्कूल है। दायुंग बोलता है अगर तू जल्दी से यहाँ आ जाए तो अच्छा होगा, अगर तू देर से आया तो तुझे पता नहीं चलेगा कि हम क्या करेंगे। डोंगी जल्दी जल्दी टैक्सी को रोक के वहाँ से निकल जाता है और उस टाइम बाद वहाँ पहुँच जाता है और कैफे के अंदर आता है। पाक जुनसुक उसे देखते ही हाथ उठाते हुए किम डोंग्यू को बुलाता है। दायुंग बोलता है चलो बात करते हैं। फिर वो लोग कैरेमल मैचितो एंड आइस्ड अमेरिकानो ऑर्डर करते हैं। स्टाफ बोलती है कुछ टाइम रुकिए आपका ऑर्डर आ रहा है। डोंग्यू गुस्से में उनकी तरफ आता है। चुनसुक उसे रोकते हुए बोलता है बहुत समय हो गया हम नहीं मिले, और हाँ तुमने मुझे ग्रेड क्यों नहीं किया। डोंग्यू बोलता है मैं और तुम्हें ग्रेड करूं, क्या हमारा ऐसा रिलेशन है जहां हम दोनों एक दूसरे को ग्रेड कर सकते हैं। दायुंग बोलता है हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब से हम एक दूसरे को ग्रेड कर सकते हैं। डोंग्यू बोलता है बहुत हो गया, मुझे सीधे सीधे बताओ तुम क्या चाहते हो। चोनसो गुस्से में देखते हुए बोलता है तुम हमारे सामने ठीक से बात क्यों नहीं करते, तुम ऐसा रूड बिहेव क्यों कर रहे हो, हमसे अच्छे से बिहेव करो। क्या तुम इतना ताकतवर हो गए हो या तुम्हारा स्किल इतना बढ़ गया है कि जो मुझे संभालने के लिए काफी है। फिर वो गुस्सा होते हुए उसके नजदीक आता है और बोलता है ये कमीना अब बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो अच्छी बात है कि मैंने तेरा यहाँ इंतजार किया। डोंग्यू बोलता है मैं इस मामले को छोड़ देना चाहता था लेकिन मेरे पास इनफ टाइम नहीं है, ये बात जाके अपने डायरेक्टर और दोस्तों को बता दो। जिसके बाद हमें ग्यून्यूक को दिखाता है जो उस कैफे में कॉफी पीते हुए बैठा होता है। चोनसोक डोंग्यू का कॉलर पकड़ के बोलता है अगर तू मुंह में जो आया वो बोलेगा तो तू सचमुच में मुश्किल में पड़ सकता है, वैसे भी मैं तुझे ये बात बताना नहीं चाहता था, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है। डोंग्यू सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, इन्हें कैसे पता चला कि डोंगा का हाई स्कूल यहाँ है, मुझे इन्हें ऐसे करने देने में बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है। सोच के वो सीधे उसके हाथ को पकड़ के उसे मोड़ देता है, जिसके बाद चोनसुक बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डोंग्यू बोलता है चुप रहो, तुम इस जगह पे हंगामा क्यों कर रहे हो, शोर मत करो, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पास समय नहीं है। दायुंग पीछे से बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और बोलता है अब तुमने लाइन क्रॉस कर दिया है। डोंग्यू उसे देखते हुए बोलता है तू वही है क्या जो मुझसे फोन में बात कर रहा था। तभी दायुंग सीधे मुक्का मारने के लिए जाता है। डोंग्यू थोड़ा सा नीचे झुक के अपना पंच उस पे लैंड करने ही वाला होता है, तभी ग्यूनक्यू कप को टेबल में मारते हुए रुक जाओ बोलता है। डोंग्यू अपने पंच को वहीं रोक लेता है। ग्यूनिक बोलता है डोंग्यू तुम सचमुच एमेच्योर कंपटीशन जीतने के लायक हो, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आए, मैं तुम्हें 1 साल का 100 मिलियन सैलरी और 10% बोनस दूंगा अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो। ये ऑफर कैसा है, ये एक रेयर ऑफर है ना। डोंग्यू बोलता है एक हाई स्कूल ग्रेजुएट के लिए ये बहुत ज्यादा है। यूनिक बोलता है तुम ये अच्छी तरह जानते हो, इसीलिए मुझे लगता है कि ये बातचीत स्मूथली चलेगी, आओ हम मिलकर भविष्य में अपना पूरा प्रयास करें। डोंग्यू बोलता है 100 मिलियन एनुअल सैलरी और 60% बोनस। यूनिक बोलता है क्या। डोंग्यू बोलता है 100 मिलियन एनुअल सैलरी और 60% बोनस चाहिए मुझे। यूनिक बोलता है क्या बोला तुमने, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो। डोंग्यू बोलता है मैंने अभी अपना पहला एमेच्योर चैंपियन में सभी मैच नॉकआउट से जीता है, रियल एस्टेट का लाइसेंस टेस्ट परफेक्ट स्कोर के साथ पास किया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मैंने ये सभी टेस्ट बस 3 महीने में पास किया है, और मुझे लगता है कि इन दिनों मुझे पहचान मिल गया है। क्या मैं सही
क्यों? ग्यून्यूक हंसते हुए एकदम से गुस्सा हो जाता है और हाथ टेबल में मारते हुए बोलता है, मैंने सोचा कि तुम इसे अच्छी तरह से समझ गए हो। तुम ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो जैसे दुनिया में इससे ज्यादा डरावना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें थोड़ा बहुत लड़ना आता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे शरारती बच्चों के साथ पहले कैसे पेश आता था? फिर वो अचानक हंसते हुए बोलता है, चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक नया परिवार बनना चाहता हूँ। मेरा कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं है, इसीलिए इस ऑफर के बारे में ध्यान से सोचना। फिर वो नजदीक आते हुए बोलता है, क्या तुम अपनी बहन को यूनिवर्सिटी नहीं भेजना चाहते क्या? अगर तुम अपने मन बदलते हो तो तुम च्यूनच्यूक या दाइयुंग को कांटेक्ट कर सकते हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दाइयुंग उसके पास आके बोलता है, अच्छे से रहना अगर तू जीना चाहता है तो गधे। च्यूनच्यूक अपने हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, अच्छा होगा कि तू डायरेक्टर ने जो कहा है वही करे। दाइयुंग बोलता है, अगर तूने मना किया तो मैं तुझे ढूंढ के मारूंगा। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। डोंग्यू सोचता है, लगता है ये लोग कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए हैं। मैं पहले ही इनसे लड़ने के लिए तैयार होके आया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत बोरिंग है यार। ऐसा लगता है जो यूनिक भी दबाव में ये काम करता होगा, लेकिन ऐसे ही रहा तो अगली बार ऐसा फिर हो सकता है। मुझे अगली बार उन्हें ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए। कैफे का लेडी स्टाफ बोलती है, आपका ऑर्डर तैयार है सर। डोंग्यू उसे ले लेता है और बोलता है, ये सब जो हुआ उसके लिए सॉरी। फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर सोचता है, डील, इसके बारे में मुझे ज्यादा पता है। ये डील किसी से कुछ लेने के बारे में है, चाहे किसी भी तरह से क्यों ना लेना पड़े, पर उसका मेरी तरफ से नेगेटिव इम्पैक्ट किए बिना। इस तरह से एसएस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी परिस्थिति को संभालती है। मैं इसके लिए जो ग्यून्यूक के आदत को दोष नहीं दे सकता। ये तरीका उन लोगों से थोड़ा अलग था लेकिन फिर भी वही था। वो ये श्योर करते हैं कि विक्टिम के पास कोई दूसरा रास्ता ना बचे, उसको डील लेना ही पड़े। मुझे ये पता है क्योंकि मैं एसएस में काम करता था। मैं भी कोई उनसे अलग नहीं हूँ, मुझे उनका तरीका अच्छे से पता है। अब मुझे सचमुच बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। उन्होंने कहा कि वो लोग मेरा परिवार बनना चाहते हैं, लेकिन वो डोंगो क्या हाई स्कूल में क्यों आए थे? फिर डोंग्यू चोई कीडुंग हैकर को कॉल लगाता है। किडोंग बोलता है, डायरेक्टर इस बार आपने मुझे क्यों कॉल किया? डोंग्यू बोलता है, प्लीज मेरी मदद करो। किडोंग बोलता है, अगर इस बार भी किसी का जुआ का लत छुटाना है तो इसे आप मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। मैं चोई कीडोंग हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस बार ये अकेले कर सकता हूँ। इस बार मैं और भी बेहतर करूंगा। डोंग्यू बोलता है, इस बार ये नहीं करना है, बल्कि ऐसा कुछ करना है जिसमें तुम सच में अच्छे हो। किडोंग बोलता है, जिसमें मैं अच्छा हूँ। डोंग्यू बोलता है, जो ग्यून्यूक, हमें उसे पीटना है। किडोंग जोर से बोलता है, पिछली बार जब हम उससे लड़े थे तो मैं लगभग मर ही गया था और आप ये फिर से करना चाहते हैं? डोंग्यू बोलता है, क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही छुप के रहना चाहते हो क्या? किडोंग बोलता है, ऐसा नहीं है, बस मुझे चिंता हो रहा है क्योंकि ये सब अचानक हो रहा है। डोंग्यू बोलता है, मैं अभी जो ग्यून्यूक से मिला और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे उनके लिए काम करना चाहिए। किडोंग बोलता है, क्या क्या मतलब, लेकिन क्यों? डोंग्यू बोलता है, मुझे इस ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने उन्हें ज्यादा पैसा देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मुझे अपना ऑफर के बारे में सोचने के लिए कहा है। किडोंग बोलता है, मैं आपके सिचुएशन के बारे में उतना तो नहीं जानता, लेकिन अगर मैं आपकी तरह कंपटीशन जीत गया होता तो मैं भी लालची होके ज्यादा पैसा ही मांगता। और आपका तो लाइव स्ट्रीम भी अच्छा चल रहा है ना, तो आप बस उससे ही पैसा बना सकते हो, आपको कोई दूसरा काम करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या आप इस ऑफर को सच में रिजेक्ट करना चाहते हैं? डोंग्यू बोलता है, हाँ मैं तो चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं उनसे बात करता रहूँ या पैसा बढ़ाता रहूँ। इसमें ग्यून्यूक का क्या रिएक्शन होगा? किडोंग बोलता है, तो क्या आप अभी भी बातचीत करना चाहते हो, भले ही आपने पहले ही डिसीजन ले लिया हो? डोंग्यू पूरा अमेरिकानो खत्म करके उसे डस्टबिन में फेंक देता है और बोलता है, हाँ मैं सबसे पहले उनके जगह पे जाके उनका पिटाई करना चाहता हूँ, भले ही वहाँ बहुत सारे लोग ही क्यों ना हो। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है ये सचमुच इरिटेट करने वाली बात है। किडोंग बोलता है, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? तभी डोंग्यू देखता है डोंगवा अपने दोस्तों के साथ स्कूल से बाहर आ रही है और फिर वो सोचता है अभी भी दोपहर के 2 नहीं बजे हैं, लेकिन ये पहले ही स्कूल से बाहर आ चुकी है और वो अभी भी अच्छी नहीं लग रही। क्या ग्यून्यूक ने उसे कुछ कहा है या उसे पहले ही निशाना बना लिया है? किडोंग बोलता है, डायरेक्टर किम, अगर आप कुछ भी अजीब करेंगे तो मैं आपके नाक के बाल नोच लूंगा। डोंग्यू बोलता है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। किडोंग बोल ही रहा होता है तभी डोंग्यू फोन कट कर देता है। डोंग्यू डोंगवा को बुलाता है। डोंगवा बोलती है, ओपा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डोंग्यू बोलता है, तुम्हारा क्लास तो अभी भी चालू है ना, घंटी अभी तक नहीं बजी है। डोंगवा गुस्सा होती हुई बोलती है, क्या बोला तुमने? तुमने सुना नहीं था क्या मैंने कल क्या कहा था? मैंने कहा था कि आज छुट्टी होगी क्योंकि एक सेरेमनी हो रहा है। क्या तुमने सचमुच नहीं सुना? फिर वो डोंग्यू के गाल को खींचने लग जाती है। डोंग्यू बोलता है, रुक जाओ, दर्द हो रहा है। डोंगवा बोलती है, जब मैं तुमसे बात करने के लिए पैरों का इस्तेमाल नहीं करती और तुम्हें नहीं मारती तो भी तुम मेरे
मेरे बातों में ध्यान क्यों नहीं देते। डोंग्यू बोलता है अगर छुट्टी है तो तुम्हें स्कूल जल्दी नहीं जाना चाहिए ना, और तुम्हारा एक्सप्रेशन ऐसा क्यों दिख रहा है। डोंगवा बोलती है मैं अभी भी स्कूल जाती हूँ और देर से घर आती हूँ क्योंकि मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का लीडर हूँ। फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती हुई बोलती है तुम्हें क्या लगा था मैं बस स्कूल से घर और घर से स्कूल जाती हूँ और कुछ नहीं करती, और अगली बार मेरे बातों को इग्नोर करने का हिम्मत भी मत करना। डोंग्यू डरते हुए बोलता है ठीक है नहीं करूंगा। डोंगुआ की दोस्त पूछती है डोंगुआ ये कौन है, क्या ये तुम्हारा सगा भाई है। दूसरी दोस्त बोलती है ये सच में तुम्हारा भाई है क्या, मैंने तो पहली बार सुना कि तुम्हारा कोई भाई भी है। डोंग्यू खुश होते हुए उन्हें देख रहा होता है लेकिन डर का माहौल अभी भी था ही। फिर वो बोलता है मैं डोंगुआ का भाई किम डोंग्यू। वो लोग उसके नजदीक जाते हुए बोलती हैं ओपा क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है, तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। डोंगुआ तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है। डोंग्यू क्यूट सा मुंह बनाते हुए बोलता है क्या तुम्हें शर्म आती है अपने दोस्तों को ये बताने में कि तुम्हारा मेरा जैसा एक हैंडसम बड़ा भाई है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक इसे तुम्हारी फीलिंग हर्ट नहीं होती। उसकी दोस्त बोलती है डोंगुआ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अगर मेरा भी कोई ऐसा बड़ा भाई होता तो मैं हर जगह उसकी बड़ाई करता। ये बात सुन के तुम परेशान हो गए है ना ओपा। डोंगुआ अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलती है रुको ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंग्यू बोलता है हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगी है, चलो कुछ अच्छा सा खाते हैं। डोंगुआ की दोस्त बोलती है चलो कुछ खाते हैं और हाँ ये तुम्हारा ट्रेड होगा है ना। डोंग्यू बोलता है हाँ जरूर, और मुझे एक रेस्टोरेंट के बारे में पता है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर वो लोग वहाँ जाने लग जाते हैं। तभी डोंगुआ डोंग्यू के पेट में मारती हुई कहती है अगली बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। डोंग्यू बोलता है मैं अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा स्ट्रॉन्ग गर्ल। डोंग्यू कैफे में जा ही रहा होता है तभी उसको कॉल आता है, इसीलिए वो कॉल रिसीव करने के लिए वहीं रुक जाता है। डोंगुआ उसे बुलाती है। डोंग्यू बोलता है तुम आगे जाओ मैं ये कॉल रिसीव करने के बाद आता हूँ। डोंगुआ बोलती है मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, मैंने तुम्हारे बारे में उनको नहीं बताया था। इसका कारण ये नहीं था कि मैं तुम्हारे जैसे भाई होने की वजह से एम्बैरेस फील करती हूँ। मैंने उन्हें ये बात नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था कि वो सोचेंगे मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही कह रही हूँ। मैंने ये तुम्हें इसीलिए कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई गलत फैमिली हो। बोल के वो वहाँ से चली जाती है। डोंग्यू सोचता है क्या उसे लगा कि मुझे ये बात का बुरा लगा। फिर वो फोन में बात करने लग जाता है। वहाँ से हैकर बोलता है डायरेक्टर आपने मुझे अभी किसका नंबर भेजा है। डोंग्यू बोलता है ये सोंग दायुंग और पाक चुंग सुक का नंबर है। हैकर बोलता है अच्छा अब हमें क्या करना है। डोंग्यू बोलता है चलो अब उनका हिसाब किताब बराबर करते हैं, उन्हें धोते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाता है डोंग्यू जिम में सोन दायुंग और पाक जाइमिन के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। जाइमिन आगे आते हुए डोंग्यू को पॉन्च मारता है जिसे डोंग्यू डॉच करते हुए नीचे झुकता है और नीचे से सीधे उसके पेट में पॉन्च मारता है जो परफेक्टली उस पे लैंड होता है, जिसकी वजह से जाइमिन थोड़ा सा दूर जाके गिर जाता है और जाइमिन बोलता है अच्छा पहुंचता। डोंग्यू सोचता है बढ़िया तो ये काम करता है, चलो फिर से करते हैं। तभी पीछे से सॉन डोंग्यू उसे किक मारता है जिसे डोंग्यू सेंस करके डॉज कर लेता है। ये देख के वो चौंक जाता है और बोलता है क्या ये कोई मॉन्स्टर है क्या, वो इस अटैक से कैसे बच सकता है। डोंग्यू सोचता है जितना मैं प्रैक्टिस करूंगा उतना ही मेरा सेंस अच्छा होगा और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सेंस पहले से बहुत तेज हो गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अपने बॉडी को इतने अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। फिर वो काउंटर अटैक करते हुए सीधे सॉन डोंग्यून के मुंह पे मारता है जिसे सॉन डोंग्यून ब्लॉक करते हुए उसे पीछे फेंकते हुए बोलता है मुझे लगा कि मेरा हाथ टूट गया है। डोंग्यू बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। सॉन डोंग्यून पंच मारते हुए बोलता है नहीं मैं सीरियस हूँ। डोंग्यू उसके पंच को डॉज करते हुए सोचता है अब मैं उसकी मूवमेंट को और भी ज्यादा क्लियर से देख पा रहा हूँ। फिर वो उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे शोल्डर थ्रो मार ही रहा होता है। तभी जाइमिन उसकी तरफ आते हुए बोलता है तुम्हें मेरे बारे में भूलना नहीं चाहिए। फिर उसके मुंह पे जोर से पंच मारता है जिसे डोंग्यू डॉज नहीं कर पाता क्योंकि डोंग्यू का ध्यान उस पे नहीं था। तभी डोंग्यू उसे लॉक में डालते हुए चोक मारता है। डोंग्यू गुस्सा होते हुए सोचने लग जाता है अगर मैं अभी भी इतना ही कर सकता हूँ तो मैं उनके सरप्राइज अटैक को काउंटर नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं ऐसे ही सॉन दायुंग और पाक चुंगचुक के साथ लड़ूंगा तो मैं उनसे कभी भी नहीं जीत सकता। तभी पाकुन उन सबको रुकने के लिए बोलते हैं। सॉन डोंग्यून खुश होता है और कैमरा की तरफ देखते हुए बोलने लग जाता है तुम सभी ने देखा ना मैं कमजोर नहीं हूँ, जिसके लिए मैं डोंग्यू और इंस्ट्रक्टर को थैंक्स बोलना चाहूंगा। लोग कमेंट करने लग जाते हैं दो एक्सपर्ट को एक ही साथ हराना मुश्किल है, इन लोगों ने डोंग्यू को डाउन कर दिया, ये तो स्कैरी है। फिर सॉन डोंग्यून बोलने लग जाता है मैं आमतौर पर यही करता हूँ, इस तरह से मुक्का मारना और इस मोस्टर से लड़ना, मेरा मतलब था डोंग्यू से लड़ना और फिर उसे नीचे गिरा देना और लॉक में डाल देना। लोग कमेंट करने लग जाते हैं तुम जुजुत्सु मास्टर नहीं कॉमेडी मास्टर हो, मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम एक बॉक्सिंग मास्टर हो। एक बंदा बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है और तुम कितने साल के हो, क्या ये डोंग्यू का चैनल नहीं है। जिस कमेंट को पढ़ते हुए बोलता है डोंग्यू का चैनल मतलब मेरा चैनल, वैसे भी तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो। और हाँ हम इस लाइव को कट करके अपलोड भी करने वाले
वाले हैं, जिसके बाद तुम लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है और इस वीडियो को वायरल कर देना है। और हाँ, टीचर सोन का चैनल भी जाके सब्सक्राइब कर देना, जो मेरा चैनल है। लोग कमेंट करने लग जाते हैं, वैसे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ये अच्छी जगह है। मैंने तो डोंग्यू को देखने के लिए सब्सक्राइब किया था। सन डोंग्यून बोलता है तुम लोगों को यहाँ डोंग्यू को ही नहीं बल्कि मुझे देखने के लिए भी आना चाहिए, मैं भी तुम लोगों को इंटरटेन करता हूँ। रिंग के बाहर से पाकुन डोंग्यू को अपने ऑफिस में आने के लिए बोलता है। डोंग्यू वहाँ से जाते हुए सन को बोलता है लाइफ को अच्छे से संभाल लेना। सन डोंग्यून बोलता है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं ऐसा समझूंगा कि ये मेरा ही लाइव स्ट्रीम है, इसीलिए तुम इसका चिंता मत करो। लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि तुम इस ओल्ड मैन के हाथ में लाइव स्ट्रीम देके कैसे जा सकते हो। डोंग्यू डायरेक्टर के ऑफिस के अंदर जाता है। डायरेक्टर बोलते हैं क्या तुम्हें बोर लग रहा है या तुम किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो। डोंग्यू थोड़ा सा घबराते हुए सोचता है मुझे लगता है मेरे 1 वर्सेस 2 फाइट देखते टाइम उन्हें कुछ शंका हुआ है, मुझे लग ही रहा था कि ये कोई ऑर्डिनरी ओल्ड मैन नहीं है। फिर वो बोलता है अगर मैं कहूँ कि मैं किसी वजह से खोया हुआ था तो क्या आप उस कारण के बारे में पूछोगे। डायरेक्टर बोलते हैं तो तुम्हें मुझे रीजन नहीं बताना है। डोंग्यू बोलता है मुझे माफ करना। डायरेक्टर बोलते हैं तुम्हें बताना है या नहीं ये तुम पे निर्भर करता है, मुझे भी नहीं लगता कि मैं तुम्हारा कोई रीजन सुनना चाहता हूँ। डोंग्यू सोचता है अगर आप ऐसा कुछ बोलने ही वाले थे तो मुझे पूछा ही क्यों। अब आप ये दिखावा कर रहे हैं कि आपको मेरा कोई परवाह नहीं है। मैं जानता हूँ कि डायरेक्टर काफी शर्मीले व्यक्ति हैं। डायरेक्टर बोलते हैं कल सुबह 9 बजे जिम आ जाना, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा घर आऊंगा और तुम्हें खुद यहाँ लेके आऊंगा, समझ गए ना। डोंग्यू डरते हुए बोलता है हाँ मैं समझ गया, मैं आ जाऊंगा। डायरेक्टर बोलते हैं तुम्हें यहाँ सुबह ही आना होगा ताकि तुम अपनी एक्सरसाइज जल्दी पूरा कर सको, क्योंकि तुम्हारे कुछ फैंस है जो शाम को यहाँ आएंगे और तुम पहले जैसे ही ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। जिम के ओनर और तुम्हारा इंस्ट्रक्टर के रूप में मैं तुम्हें कह रहा हूँ अपने फैंस को सीरियसली लो और उनसे थोड़ा सावधान भी रहना। तुम यहाँ के सभी कोच जितने अच्छे नहीं हो लेकिन तुम सेल्फ डिफेंस और पोस्चर करेक्शन में अच्छे हो, है ना। डोंग्यू बोलता है हाँ मैं इसे संभाल सकता हूँ। डायरेक्टर बोलते अपना ट्रेनिंग खत्म करने के बाद अपने फैंस को अपना चेहरा दिखा देना, वैसे ही मत भाग जाना। डोंग्यू बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं ये वादा कर सकता हूँ या नहीं। डायरेक्टर बोलते हैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसीलिए उनके साथ अच्छे से पेश आओ और उनसे सावधान रहो। डोंग्यू बोलता है ठीक है डायरेक्टर। डायरेक्टर बोलते हैं ठीक है अब तुम जा सकते हो, और हाँ एक बात और, अब तुम हमारे जिम के फेस हो इसीलिए सावधान रहना और किसी से मार मत खाना और कहीं भी जाके हार मत जाना। दूसरी तरफ सन डोंग्यून ने जाइमिन को लक में डाला हुआ था। जाइमिन बोलता है क्या तुम अभी मुझे लाइव में अपना पंचिंग बैग बनाना चाहते हो क्या। सन डोंग्यून बोलता है अगर मैं ये अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा। फिर वो ऑडियंस को बोलता है तुम सब लोग ये देख रहे हो ना, तुम लोग इस गिलिटियन चोक पोस्टर से किसी को भी हरा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता कि वो तुमसे कितना ज्यादा बड़ा है। डोंग्यू डोंगवा को देखते हुए सोचता है डोंगवा बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, वो कैमरा को सीरियसली होल्ड कर रही है और सीरियस होकर शूटिंग कर रही है। जब मैंने पहली बार उसे मेरा वीडियो शूट करने के लिए पूछा था तभी मुझे पता चल गया था कि वो इस फील्ड में टैलेंटेड है और अभी यहाँ माहौल वैसे ही है जैसा प्रोफेशनल एरियाज में होता है। और मैं जब वो क्लिप्स देखता हूँ जिसे डोंगवा ने रिकॉर्ड किया था वो देखने में सच में बहुत ज्यादा अच्छे और कंफर्टेबल होते हैं। क्या वो अपना टैलेंट को ऐसे ही वेस्ट करना चाहती है या वो ये बस हॉबी के लिए करती है। मुझे यकीन है कि वो जो कुछ भी करेगी उसमें अच्छा ही करेगी। मैं बस उसके साथ खड़ा रहूंगा और उसे चेयर करूंगा क्योंकि मैं उसका फैमिली हूँ और भाई भी। जाइमिन पसीना पसीना हो चुका था। वो डोंग्यू को बोलता है जल्दी से यहाँ आओ और अपना लाइफ खुद ही करो, ऐसे ही रहा तो मेरा गर्दन टूट जाएगा। मैंने गिव अप कर दिया पर भी ये मुझे छोड़ नहीं रहा। डोंग्यू वहाँ आते हुए बोलता है माफ करना लेकिन हम अभी 30 मिनट के ब्रेक लेने वाले हैं। आज तुम लोगों को लाइव में जितना भी सन डोंग्यू ने इंटरटेनमेंट दिया तुम लोग उसमें ही खुश हो जाओ। सन डोंग्यून बोलता है लाइव खत्म करने से पहले टीचर सन को जाके सब्सक्राइब कर लेना। जाइमन पीछे से उसे बोलता है मैंने सुना लाइव स्ट्रीम एंड हो रहा है ना, तो अब रिवेंज का टाइम है। डोंग्यू कैमरा बंद करते हुए बोलता है चलो 30 मिनट्स के बाद फिर से मिलते हैं। 30 मिनट बाद लाइव स्ट्रीम फिर से चालू होता है। कमेंट आने लग जाते हैं वो वापस आ गया, लाइव स्ट्रीम शुरू हो गया है। वेलकम बैक डोंग्यू। डोंग्यू आगे दिखाते हुए बोलता है तुम लोग ये सब देख रहे हो ना। फिर वो अपने आप को दिखाते हुए बोलता है क्या तुम लोगों ने 30 मिनट आराम किया, लेकिन मैंने उस 30 मिनट में आराम नहीं किया। मैं उस 30 मिनट नहाया और यहाँ आ गया। लोग कमेंट करते हैं ये तो कार शोरूम है ना, क्या तुम कार खरीदना चाहते हो। डोंग्यू बोलता है मुझे अपना लाइसेंस कुछ टाइम पहले ही मिला है इसीलिए मैं अपना पहला कार खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ऑडियंस कमेंट करते हैं प्लीज कार टेस्ट करते हुए भी लाइव स्ट्रीम करना, लाइव बंद मत करना। क्या तुम सेकंड हैंड कार खरीदना चाहते हो, फर्स्ट हैंड कार ही क्यों नहीं खरीद लेते। दूसरा कोई कमेंट करता है बूढ़े लोग कहते थे कि तुम्हारा फर्स्ट कार सेकंड हैंड ही होना चाहिए। डोंग्यू सोचता है अगर मैं मेरी पहली लाइफ यून्स युग का नजरिया से सोचूं तो नई कार खरीदना भी अच्छा ऑप्शन है। वैसे भी मेरे पास अच्छा ड्राइविंग
एक्सपीरियंस है, लेकिन सेकंड हैंड कार खरीदने का भी एक रीजन है, वो है पैसा। मैं नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा और मुझे डोंगवा की कॉलेज फी के लिए भी पैसा बचाना है। फिर वो ऑडियंस को बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैंने कार खरीदने की बात अचानक कही है, लेकिन जिन लोगों को कार के बारे में पता है प्लीज मुझे अच्छे से कार चुनने में मदद करना। फिर वो कार सेल्स के ऑफिस के अंदर जाते हुए वहाँ के स्टाफ को बोलता है हेलो। स्टाफ बोलते हैं हेलो, तुम्हें कुछ मदद चाहिए? डोंग्यू बोलता है मैं यहाँ एक ऐसी कार ढूंढने आया हूँ जिसे मैं अपनी पहली कार बना सकूँ और उसे इस्तेमाल कर सकूँ। स्टाफ बोलता है अच्छा ऐसी बात है, और ये मोबाइल ऊपर रख के क्या कर रहे हो तुम? डोंग्यू बोलता है माफ करना, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। और हाँ, क्या मैं कार खरीदने की पूरा प्रोसेस को लाइव में दिखा सकता हूँ या नहीं? मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारा फेस ना दिखे। ऑडियंस कमेंट करने लग जाते हैं प्लीज उसे इसका लाइव करने का परमिशन दे दो प्लीज। स्टाफ अपने बॉस को पूछता है बॉस हमें क्या करना चाहिए? बॉस गुस्से से उन्हें देखता है। डोंग्यू बोलता है अगर आप अनकंफर्टेबल है तो मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करूंगा, जैसे आप कहेंगे वैसे ही मैं करूंगा। फिर वो सोचता है जैसे कि मैंने सोचा ही था, बिना पूछे लाइव स्ट्रीम करने की वजह से उन्हें अनकंफर्टेबल फील होगा। बॉस अचानक से हंसते हुए बोलता है ठीक है तुम लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, इससे हमारा ही फायदा होगा, हमें प्री प्रमोशन मिल जाएगा जिसकी हमें अभी जरूरत है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता डोंगचुल? डोंगचुल हंसते हुए बोलता है हाँ आप सही कह रहे हो। फिर वो डोंग्यू को बोलता है तुम सोफे में बैठ जाओ, मैं ड्रिंक लेके आता हूँ। डोंग्यू वहाँ बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद ही डोंगचुल ड्रिंक लेके आता है और उसे पूछता है क्या आपने हमें पहले कांटेक्ट किया है? डोंग्यू बोलता है नहीं। वो पूछता है तो फिर आपने कार खरीदने के लिए अभी तक कितनी जगह कार देखी है? डोंग्यू बोलता है ये पहली जगह है। वो हंसते हुए बोलता है अच्छा ऐसा है। डोंग्यू सोचता है शायद वो मुझे एक सिंपल कस्टमर सोच रहा है जिससे वो जो चाहे वो कार दे सकता है। डोंगचुल पूछता है क्या आपका कोई प्राइस रेंज है जो आप हमें बता सके? डोंग्यू बोलता है मैंने कार के बारे में उतना नहीं सोचा है, लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो टैक्स लगा के 17,000 वॉन तक मेरा प्राइस रेंज है। वो बोलता है ठीक है तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं अभी देख के सभी पेपर अरेंज करके आता हूँ। ऑडियंस कमेंट करते हैं ऐसा लग रहा है वो तुम्हें कोई भी गाड़ी चिपकाने की सोच रहा है, लग रहा है कि वो अच्छा नहीं है। डोंग्यू उन कमेंट को पढ़ते हुए सोचता है ये सब कमेंट देख के मुझे इस एम्प्लॉय के लिए दुख हो रहा है। दूसरे कुछ ऑडियंस कमेंट करते हैं इतनी जल्दी उसे जज करने की जरूरत नहीं है, माना कि वो भी कुछ नहीं कर रहा लेकिन क्या पता वो अच्छा हो। डोंग्यू सोचता है चलो कुछ ऐसे ऑडियंस भी हैं जो दूसरों को ऐसा बोलने से रोक रहे हैं। स्टाफ सभी पेपर तैयार कर लेता है और पेपर लेके डोंग्यू के पास आते हुए बोलता है सबसे पहले मैं कुछ चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगा। डोंग्यू उसे देखते हुए बोलता है ऐसा लगता है करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वो हंसते हुए बोलता है इनमें से बहुत सारी चीजें तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। डोंग्यू पेपर देखते हुए सोचता है ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? एक सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए इतना ज्यादा कौन करता है? जितना मैंने सोचा था लगता है ये उससे भी ज्यादा ईमानदार है, पर मुझे ये सब पेपर अच्छे से चेक करना होगा। फिर वो बोलता है क्या मैं इन कारों को जाके देख सकता हूँ? स्टाफ बोलता है हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें ये सभी कारें दिखाता हूँ। फिर वो दोनों बाहर कार रखी हुई जगह चले जाते हैं जिन्हें दिखाते हुए स्टाफ बोलता है पहले मैं तुम्हें थर्ड जनरेशन कार दिखाता हूँ। डोंग्यू थर्ड जनरेशन कार देखने लग जाता है, तभी वो देखता है एक कार बहुत ही ज्यादा टूटा फूटा हुआ है। स्टाफ बोलता है तो तुम्हें कैसी लगी ये कार, कोई पसंद आई? डोंग्यू बोलता है इसमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। स्टाफ बोलता है तो तुम्हें अपनी पसंद की गाड़ी अभी तक नहीं मिली है, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ का एक लास्ट कार दिखाता हूँ। बोल के वो एक नई जैसी कार दिखाता है जिसे देखते ही ऑडियंस कमेंट करने लग जाती है ये कार तो एंजल जैसा दिख रहा है, मैंने अभी तक इतने कार देखे लेकिन उनमें से ये बेस्ट कार है। इस कार का टाइप क्या है, क्या ये सच में 17,000 वॉन का है क्या? स्टाफ बोलता है अच्छे से देखो वो यही कार है। डोंग्यू कार को अंदर से चेक करने लग जाता है। ऑडियंस बोलते हैं सीट बेल्ट को अच्छे से खींचो, अगर अंतिम में कीचड़ या मिट्टी निकले तो समझ लेना कार में पहले पानी गया होगा, और डैशबोर्ड को भी अच्छे से देख लेना, वो इसमें भी हेरा फेरी कर सकते हैं। इतना ही नहीं इसका फ्यूल टैंक और कार के नीचे भी चेक कर लेना। डोंग्यू ये सभी चीजें चेक करता है और स्टाफ को पूछता है क्या ये कार सच में 17,000 वॉन का है क्या? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। स्टाफ बोलता है ना ये एक मूल्यवान आइटम है, ये कार केवल कुछ साल पुराना है और ये बहुत कम डिस्टेंस चली है, मैं बस तुम्हें इतना ही दिखा सकता हूँ। सच कहूँ तो मैं खुद कुछ पैसे बचाकर इस कार को खरीदना चाहता था, लेकिन मैंने अभी अपनी सेल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इस कार को तुम्हें दिखा दिया। ऑडियंस कमेंट करते हैं तो ये रीजन था कार दिखाने का, मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब वो अपने सेल परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा सोचता है। डोंग्यू सभी ऑडियंस को थैंक यू बोलता है अच्छी कार चुनने में मदद करने के लिए। फिर वो स्टाफ को भी बोलता है कि डोंगचुल तुम्हें भी थैंक यू मुझे ये कार दिखाने के लिए। ऑडियंस कमेंट करते हैं आशा है कि तुम इस कार को लंबे समय तक चला सको बिना किसी एक्सीडेंट के। स्टाफ बोलता है मुझे लगता है तुम इस कार को मुझसे बेहतर चला सकते हो, अब
जाके जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। डोंग्यू बोलता है ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक और बात देखनी है। एक ऑडियंस कमेंट करता है एक बार कार के नीचे फिर से देख लो, मेरे अंकल ने भी एक सेकंड हैंड कार सस्ते में खरीदा था, लेकिन जब हमने नीचे का हिस्सा चेक किया तो उसमें गड़बड़ थी, इसीलिए तुम भी अच्छे से देख लेना। डोंग्यू कार के अंदर देखते हुए ड्राइविंग सीट के नीचे का कारपेट उठाता है तो उसे दिखता है वहाँ होल है, जिस होल को ऑडियंस भी देखते हैं। जो देखते ही ऑडियंस कमेंट करते हैं ये क्या है, सचमुच वो लोग ऐसी कार बेचना चाहते हैं, ये बकवास है, क्या तुम अभी भी इसे खरीदना चाहते हो डोंग्यू? डोंग्यू उसे देखते हुए बोलता है इस कार के साथ क्या हुआ है? स्टाफ हिचकिचाते हुए बोलता है लगता है कस्टमर, लगता है। ऑडियंस कमेंट करते हैं उसकी आंखें कांप रही हैं, वो हिचकिचा रहा है, वो अभी भी कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। स्टाफ बोलता है क्या तुम कैमरा ऑफ कर सकते हो और सिर्फ मुझसे प्राइवेटली बात कर सकते हो? ऑडियंस कमेंट करते हैं क्या वो कैमरा ऑफ करने के बाद कार का स्टोरी कहना चाहता है? डोंग्यू उस पे भरोसा मत करो, कैमरा ऑफ या लाइव स्ट्रीम बंद मत करना, हमें भी स्टोरी सुनना है, हमें भी देखना है कि वहाँ क्या होता है। डोंग्यू बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी स्टोरी सुनना चाहता हूँ, मैं लाइव स्ट्रीम यही खत्म करता हूँ, बोल के वो स्ट्रीम एंड कर देता है। फिर उसको बोलता है मैंने स्ट्रीम एंड कर दिया है, तुम कहाँ बात करना चाहते हो? तभी स्टाफ अपना एटीट्यूड पूरा चेंज कर देता है और गुस्से में बोलता है तुम चीजों को और ज्यादा मुश्किल क्यों बना रहे हो? अगर तुम उस होल को कवर अप करोगे तो वो अच्छा हो जाएगा, इसीलिए अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। डोंग्यू सोचता है ये बहुत अजीब है, ये मुझे धमका रहा है, ये पाक चुनसुक और संग दायुंग जैसा ही है। फिर वो बोलता है जैसे ही मैंने लाइव स्ट्रीम बंद किया तुमने तो अपना एटीट्यूड ही चेंज कर लिया। स्टाफ गुस्सा होते हुए डोंग्यू का कॉलर पकड़ के उसके करीब जाता है और धमकाते हुए बोलता है ज्यादा बात मत कर, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। ये सिरदर्द है कि तुम किसी का कार खरीदने का इंतजार करते रहो और जब कार खरीदने का समय आए तो उसे कैंसिल कर देता है। डोंग्यू बोलता है तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? स्टाफ बोलता है हमारे यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है और ब्लैक बॉक्स भी नहीं है, तुमने कहा था ना तुम कोई स्ट्रीमर हो, है ना? डोंग्यू सोचता है तो यहाँ कोई सीसीटीवी और ब्लैक बॉक्स नहीं है, ये तो और ज्यादा अच्छी बात है। तभी पीछे से बॉस डोंगचुल को बुलाता है और बोलता है अपने कस्टमर को अनकंफर्टेबल फील मत कराओ, हम ये काम अंदर जाके भी कर सकते हैं। डोंगचुल बोलता है ठीक है बॉस। बॉस बोलता है मुझे नहीं लगता तुम्हें संभालना इतना मुश्किल है, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। डोंगचुल बोलता है अब तो तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे ना कस्टमर? बॉस पूछता है तुम दोनों का बात करके खत्म हो गया क्या? स्टाफ बोलता है हाँ बॉस, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान गया है। फिर वो उसे देखते हुए पूछता है ना कस्टमर? डोंग्यू कुछ भी नहीं बोलता और सोचता है ये लोग सब कुछ अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं। स्टाफ बोलता है वो कार सुसाइड कार नहीं है ना कस्टमर? डोंग्यू उसे देखते हुए सोचता है ये अभी सचमुच पाक चुनसुक जैसा ही लग रहा है। डोंग्यू बोलता है लेकिन फिर भी हम इस फैक्ट को नहीं छिपा सकते कि ये एक सुसाइडियल कार है, क्योंकि ये ऑनलाइन स्ट्रीम हो चुकी है। अगर मैं इस तरह की कार के साथ स्ट्रीम करूं या ऑनलाइन में दिखूं तो लोग क्या सोचेंगे? चलो इस बारे में प्राइवेट में बात करते हैं, ये बात तुम लोगों ने तब कहा था जब मैंने स्ट्रीम रोक दी थी। बॉस बोलता है कस्टमर मुझे यकीन है कि तुम अपने स्ट्रीम में ऑडियंस को एक अच्छा कहानी कह सकते हो, अगर तुम खून से लथपथ नहीं होना चाहते तो चलो आराम से इस पे बात करते हैं और चुपचाप इस पर काम करते हैं। फिर उसके गुंडे डोंग्यू के तरफ आने लग जाते हैं। डोंग्यू गुस्सा होते हुए बोलता है तो तुम कमीनों ने अभी तक कितने लोगों से ऐसे ही पैसे लूटे हैं? डोंगचुल उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है तुझे ये जानने की जरूरत नहीं है, तू बस जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर और कार लेके यहाँ से निकल। डोंग्यू उसके हाथ को पकड़ के मोड़ देता है जिसे वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। दूसरा आदमी उसको मारने के लिए आता है, वो उसके कोट को पकड़ते हुए उसे शोल्डर स्लैम मारता है। फिर दूसरों को देखते हुए सोचता है मुझे नहीं लगता अब बातें आराम से हो सकती हैं, अब चीजें मुश्किल होने वाली हैं, लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे लड़ना ही होगा। बॉस बोलता है मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कार देने वाला था, लेकिन तुमने मेरे बच्चों को क्यों मारा? फिर वो अपने आदमियों को बोलता है इतना ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्ट पर स्टैम्प लगाने के लिए बस इसके उंगलियों को छोड़ देना। डोंगचुल उसको पंच मारते हुए बोलता है तुम लोगों ने सुना ना बॉस ने क्या कहा, बच्चा अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। जिस मुक्के को डोंगचुल टच करता है और बोलता है ये तो एवरेज स्पीड है। डोंगचुल दूसरा पंच मारता है जिसे डोंग्यू अपने हाथ से पकड़ लेता है और बोलता है ये तो एवरेज पावर है, कैसा फुद्दू अटैक कर रहे हो तुम, कुछ अच्छा अटैक करो। फिर सीधे उसके मुंह पे जोर से मुक्का मारता है। डोंगचुल दर्द से चिल्लाने लग जाता है कि मेरा नाक तो गया। दूसरा बंदा साइड से आता है जिसके डोंग्यू पेट में और मुंह में पंच मारता है और सोचता है यहाँ भी सेम ही है, बस प्रॉब्लम ये है कि मैं एक साथ सभी पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को संभालना है। वो सभी लोग फिर से उड़ जाते हैं और गुस्सा होते हुए उसे गाली देने लग जाते हैं। डोंग्यू सोचता है इस लड़ाई को जिम में हुई प्रैक्टिस की तरह देखना होगा, लेकिन यहाँ कोई जज या रूल नहीं है।
है। जैसे कि उनके बॉस ने कहा था, वो पूरी ताकत से लड़ेंगे क्योंकि कोई हमें लड़ते हुए नहीं देख रहा और यहाँ सीसीटीवी भी नहीं है। बॉस हंसते हुए बोलता है, तुम सब लोग साथ में उस पे हमला करो और उससे हारना मत। फिर वो सभी लोग साथ में हमला करने के लिए चले जाते हैं। डोंगी सोचता है वो लोग आ रहे हैं। फिर वो एक आदमी के पंच को डॉज करता है और एल्बो से उसके गर्दन में मारता है। फिर दूसरे का पंच डॉज करते हुए सोचता है, ये उस समय से अलग है जब मैं जिम में इंस्ट्रक्टर के साथ फाइट कर रहा था। फर्क नहीं पड़ता वो कितने लोग हैं, मैं अभी भी उनके मूवमेंट को एक एक करके महसूस कर सकता हूँ। तभी पीछे से एक बंदा रॉड से मारता है और आगे से एक बंदा पंच से। डोंगी साइड जाके नीचे झुक जाता है, जिसकी वजह से वो रॉड उसी के दोस्त को लग जाता है। फिर डोंगी उड़ते हुए उस रॉड वाले बंदे को किक मारता है और दूर फेंक देता है और सोचता है, अच्छा ऐसा है। तभी इंस्ट्रक्टर से लड़ते टाइम में घबराया हुआ नहीं था क्योंकि मुझे विश्वास था कि वो मुझे हॉट नहीं करेंगे। वो सभी लोग डोंगी को देख के चौंक जाते हैं और बोलते हैं, यह आखिर है कौन? ये सभी अटैक को डॉज कैसे कर सकता है? क्या इसके पीछे भी आंखें हैं? तभी डोंगी सीधे जाके उसके मुंह पे मुक्का मारता है और सोचता है, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। उसी टाइम बॉस उसके पीछे से उस पे अटैक कर देते हैं, जिस अटैक को डोंगी अपनी इंस्टिंक्ट से डॉज कर लेता है। बॉस बोलता है, मैंने सोचा था कि तू बस एक कुत्ता है जो अपनी स्ट्रीम पे कूल बनने की कोशिश करता है, लेकिन तू सचमुच अच्छा है। डोंगी उसे देखते हुए सोचता है, इसका अटैक इसके एम्प्लॉय से अलग था। ये एक ऐसा आदमी है जिसने लड़ना सीखा है। फिर डोंगी उसकी तरफ जाते हुए उसकी साइड से निकल जाता है और सोचता है, पहले मुझे इसके चमचों को खत्म करना होगा। तभी बॉस उसे पीछे से पकड़ के सीधा गाड़ी की तरफ फेंक देता है और उसे पूरी ताकत से लात मारता है, जिसे डोंगी डॉज कर लेता है। बॉस क्रीपी सा स्माइल देके बोलता है, तूने इसे भी डॉज कर लिया, तू सचमुच इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा तुझसे लड़ने में।